आज इस एपिसोड में हम जिन मैचेस की बातें करने वाले हैं और जो बातें इन जनरल होंगी दे आर नथिंग शॉर्ट ऑफ हिस्टोरिक, क्योंकि मतलब बीइंग अ केकेआर फैन आज जो ह्यूमिलेशन हम लोगों को मिली है पंजाब के हाथों, द लोएस्ट टारगेट डिफेंडेड इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल। एक मुझे लगता है दिस मैच इज वन फॉर द एजेस। ये काफी आइकॉनिक मैचेस के तरह माना जाएगा आज से 10 साल बाद भी। कुछ टीम्स होती है ना जिनके कुछ लो पॉइंट्स होते हैं जिनको लेके महीनों सालों तक उनको ट्रोल किया जाता है। जैसे आरसीबी को 49 ऑल आउट के लिए ट्रोल करा जाता है। केकेआर को जब लास्ट सीजन ने सबसे बड़ा टारगेट चेस करवा दिया था अगेंस्ट पंजाब ओनली, उस बात को लेके उतना रगड़ा नहीं गया था क्योंकि वो वैसे टाइप की डिफीट नहीं थी। प्लस टाइटल जीत गए थे ना, तो वो अंडर द रेडार चली गई। एग्जैक्टली। इस बार केकेआर की टीम में इतनी प्रॉब्लम्स है, प्लस लोएस्ट टोटल एवर डिफेंडेड। ये जो आई थिंक लॉस है, ये बहुत गंदा स्टिंग करने वाली है और बहुत सालों तक करने वाली है जब तक कोई ये रिकॉर्ड तोड़ेगा नहीं तब तक। साथ ही साथ हिस्ट्री की बातें कर रहे हैं तो भाई धोनी ने जो है हमारी हिस्ट्री की आदत रोलिंग बैक द इयर्स, नॉस्टैल्जिया दिला दिया पूरा। एलएसजी को हराया है, वो पूरा जो कर्स था 5 मैचेस का वो टूटा है। वो भी कैसे हुआ है उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ 2 मैचेस जो कि आने वाले उनका प्रीव्यू करना है हमें, एमआई एसआरएच और आरसीबी पंजाब। आई थिंक दोनों मैचेस कुड बी अ पोटेंशियल बैंगर होने वाले हैं। बहुत ये हफ्ते में अच्छे मैचेस देखने को मिल रहे हैं हमें इसमें। हाँ, तो काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रहेंगी हम लोगों को एंड इन चारों चीजों की हम लोग डिटेल में बातें करेंगे। बट लाइक ऑलवेज इस पॉडकास्ट को आप जरूर लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। हमने मेंबरशिप्स लॉन्च कर दिया, आप उनको जाके चेकआउट कर सकते हैं। आजकल हर दूसरे दिन मेंबरशिप की हमारी जो लाइव स्ट्रीम्स हो रही हैं, प्लस पोस्ट मैच एनालिसिस हो रहे हैं, उनको भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं अगर आपने मेंबरशिप्स ले ली हो तो। एंड हमारा जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट है जहाँ पे हमारे सारे सब्सक्राइबर्स मिल के खूब बातें बैंटर सब कुछ करते हैं, उसको हम लोग कमेंट से पिन कर देंगे, वहाँ जाइए और उसे भी ज्वाइन करिए। अब आराम से बैठिए, एंजॉय करिए इस हिस्टोरिक पॉडकास्ट को। So let's start with LSG versus CSK. अब इस मैच को अगर हम लोग कंसिडरेशन में लें, क्या नैरेटिव था स्टार्टिंग में? LSG इजिली वन ऑफ द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल टीम्स, और जितना हम लोगों ने उनको आका था ऑन पेपर वन ऑफ द वीकेस्ट टीम्स हम लोग सोच रहे थे, दे आर परफॉर्मिंग एग्जैक्टली द ऑपोजिट सो फार एज अपोज टू चेन्नई जो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम लग रही थी, और वो जो है इतना ही बेकार परफॉर्म कर रही थी, क्या ही बातें करी लास्ट लाइक एकदम ही। हाँ, डिजर्वेडली सो, लाइक इजिली वन ऑफ द वीकेस्ट टीम्स आउट देयर। तो एक्सपेक्टेशन ये थी कि शायद ये नैरेटिव कंटिन्यू भी होगा। एलएसजी के घर पे मैच था एंड टू टर्न दिस अराउंड चेन्नई को तो कुछ मेजर चेंजेस करने ही करने थे। थैंकफुली हमें वो देखने को मिला धोनी की लीडरशिप के अंडर, एंड धोनी ने खुद ही 6 साल बाद मैन ऑफ द मैच अवार्ड भी जीता है। वो भी थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल था, उसकी बातें करेंगे। तो बट टॉकिंग अबाउट द कंडीशंस, देखो 70% ब्लैक सॉइल एंड 30% रेड सॉइल की पिच थी। उल्टा 70% रेड सॉइल एंड 30% ब्लैक सॉइल। अच्छा, 70% ब्लैक सॉइल 30% रेड सॉइल की पिच थी, विच इज वाई बॉल थोड़ा सा कभी कभी और डिलीवरी वाज स्टेइंग लो। अब इसके ऊपर ही बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है कि क्या ये एग्जैक्टली पिच का नेचर था, बिकॉज प्लेयर्स ने आपस में बड़े कॉन्ट्रडिक्टिंग व्यूज दिए हैं इसके ऊपर चलते हैं। तो उसकी बातें हम लोग करेंगे मैच के बीच में। थोड़ी बहुत घास भी थी कुछ पैचेस में, विच मेंट कि देखो ओवरऑल ये पिच बैटिंग को डिसेंटली सपोर्ट करनी चाहिए। ऑफ कोर्स नॉट अ 230 220 पिच, वो तो बाय एनी मींस यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते गाना में, लेकिन एक 180 190 अगर आपने थोड़ा सा ओवर पार करा तो 200 भी हो सकते थे इस पिच के ऊपर, इस पे कोई डिनायल नहीं था। तो अब हम देखते हैं। अच्छा, एक और बात थी, इस पूरे स्टेडियम में ऐसा लग रहा था कि चेन्नई का होम ग्राउंड है। हाँ, लिटरली मुझे कोई ब्लू दिख ही नहीं रहा था। आई थिंक हमें टू सम एक्सटेंट ये चीज़ें देखने को मिली हैं कि इस बार जो होम टीम वाले फैंस हैं वो भी एक डिसेंट अमाउंट में शो अप कर रहे हैं, जिससे सीएसके का ही होम ग्राउंड नहीं लग रहा हर जगह। वन आई रिमेंबर 2023 में तो ऐसा हो गया था कि वो जिस भी स्टेडियम में जा रहा था हर जगह येलो ही येलो था। आई थिंक अब टू सम एक्सटेंट वो चीज़ें चेंज हो रही हैं, बट इस स्टेडियम में अगेन वो हमें सी ऑफ येलो जो दिखता है वो दिख ही रहा था, काफी ज्यादा दिख रहा था। तो और इनफैक्ट जब धोनी टॉस जीते थे तो इतनी चिल्लाने की आवाज आने से लगा था कि एलएसजी जीत गई टॉस। अच्छा, ये मैच स्टार्ट होने से पहले एक स्टार्ट मैंने नोट करा था, इतना फनी स्टार्ट है ये मैच स्टार्ट होने से पहले सीएसके ने अपने इस टूर्नामेंट में 32 छक्के मारे थे, 32 सिक्सेस, एंड पूरन ने 31 मारे थे। 31 मारे थे। तो आप देख लो भाई क्या हाल था। वो तो चलो हमने बहुत डिटेल ब्रेकडाउन करा भी है पहले पॉडकास्ट में, कितना आउटडेटेड खेल रहे थे ये लोग। बट ओवर्टन एंड शेख रशीद अपना डेब्यू करते हुए आईपीएल में दोनों आते हैं वापस टीम में और बहुत बड़े कॉल्स दिए जाते हैं, कॉनवे बाहर कर दिए जाते हैं, जो बहुत बड़े फैन फेवरेट है मैं मानता हूँ। एंड अभी 2 मैचेस का चांस ही मिला था उनको, कुड नॉट इम्प्रेस दैट मच।
रविचंद्रन अश्विन भाई द स्टार मैन, जिनको 10 करोड़ खर्च करके आपने लिया था ऑक्शन में, उनको बैठाने का बहुत बड़ा कॉल था ये सही है या फिर एक स्केपगोट बन गया अश्विन? नहीं, आई अंडरस्टैंड क्यों है सही है। बीइंग एन अश्विन सपोर्टर आल्सो मैं तो कम्प्लीटली समझता हूँ क्यों करा है, क्योंकि बेसिकली क्या है ना, अभी देखो इन लोगों ने जो चेंज करा इसके चलते हुए इनके पास 4 पेस ऑप्शंस हो गए थे। दैट बेसिकली हेल्प देम टू हैव एन ऑल आउट पेस अटैक इन द पावर प्ले। वरना क्या हो गया था कि पावर प्ले में अश्विन के ऊपर बहुत बर्डन दे दिया गया था, एंड अश्विन का फॉर्म अभी T20 में उस हिसाब से नहीं था कि आप पावर प्ले में अपना प्राइम वाली बॉलिंग पुल ऑफ कर लो। तो उनके यूजुअली जो विकेट्स आए भी अगर आप नोटिस करोगे तो वो 6 से 10 ओवर के बीच के फेज में आए हैं मोस्टली। बाय द 12-13 ओवर उसके बाद उन्होंने कभी विकेट लिए नहीं इतने। तो उनका जो 1/2 ऑफ द रोल था वो तो वैसे ही न्यूट्रलाइज हो जा रहा था, प्लस विद द बैट ही इज नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग राइट नाउ। अरे इट्स नॉट इवन अ सरप्राइज, क्योंकि नेचुरली अगर आप इतने टाइम से T20 नहीं खेल रहे थे, समडे इट विल कैच अप। हाँ होना था, ऑल्दो वही मतलब आई थिंक थोड़ा ज्यादा बुरा बनाया जा रहा था। हाँ मतलब क्योंकि एटलीस्ट वो इकोनॉमी उनकी रेट जो थी वो मेंटेन रह रही थी। नहीं, इकोनॉमी भी उनकी एक्चुअली में थ्रू द सीजन इस बार बहुत हाई रही है ओवरऑल ना। कुछ ऐसा हुआ है कि पिछले 3 सीजन में लगातार उनकी इकोनॉमी रेट हाई होता जा रहा है धीरे धीरे। लास्ट सीजन तो ये मुझे याद है हम सब ने ऑब्जर्व भी किया था, मैंने इसको पॉडकास्ट में डिस्कस भी किया था कि अश्विन का वो है क्लियरली T20s में स्ट्रगल चल रहा है पिछले 1-2 सालों से, बिकॉज परहैप्स अब जो जिस वैरायटी के मिस्ट्री स्पिनर्स आ गए हैं तो उनके वेरिएशन इतना स्टैंड आउट नहीं करते वाइट बॉल के साथ। एंड थोड़ा सा वो ही इज ट्राइंग टू बोल क्विकर आल्सो इन द रिसेंट ईयर्स। समहाउ वो पुल ऑफ नहीं हो रहा है। तो लास्ट ईयर आरआर के तो बहुत बड़े एसेट इसलिए भी थे क्योंकि एज अ फ्लोटर बैटिंग भी करते थे। बैटिंग अच्छी भी कर रहे थे। यहाँ पे थोड़ा सा वो भी पीछे रह रहे थे, तो देयर इज नो शेम। 38-39 के हैं, अभी नहीं चल रहा टाइम। रोहित शर्मा का भी नहीं चल रहा, वो तो खेल ही रहे। प्लस धोनी इज नॉट समवन जो कि स्केपबोर्ड बनाएगा वैसे भी किसी भी प्लेयर को। हाँ, स्पेसिफिकली अश्विन तो ऑफ ऑल पीपल बिल्कुल भी नहीं होंगे वो। तो आई थिंक राइट इंटेंशन से बेंच करा गया था। एलएसजी के लिए गुड न्यूज, मार्च वापस आ गए थे हिम्मत सिंह की जगह पे। तो फर्स्ट इनिंग्स की बातें करते हैं यहाँ पे हम लोग। पावर प्ले में 42 for 2 थी एलएसजी। मार्करम तो एग्जैक्टली वैसे आउट होते हैं जैसे मुझे याद है एलएसजी पंजाब का मैच हुआ था, अर्शदीप ने मिचेल मार्श को ऐसे आउट किया था। पहली ही बॉल एंगल्ड आउटवर्ड्स लेफ्ट आर्म पेसर की, फ्लिक करने के लिए जा रहे हैं, टॉप एज लगता है क्योंकि बॉल थोड़ी सी स्टिक करती है विकेट के ऊपर। एंड अ ग्रेट कैच बाय राहुल त्रिपाठी टू से द लीस्ट। सो टिपिकल सेटअप था वहाँ पे। अच्छे तरीके से खलील अहमद ने आउट करा उनको काफी। खलील अहमद बाय द वे मतलब आई थिंक पर्पल कैप पे सेकंड पे थे, सेकंड थर्ड पे चल रहे हैं अभी। और नूर अहमद सेकंड। चेन्नई इतना बेकार खेले तब भी 2 प्लेयर्स उनके टॉप 2-3 में पर्पल कैप की। जस्ट गोज ऑन टू शो कि कितना पोटेंशियल इंडिविजुअल्स में रहा है यहाँ पे। अंशुल कंबोज भाई राउंड द विकेट आके पूरन द डेंजर मैन उनको आउट कर देते हैं। वो एक बहुत बड़ा विकेट था। एंड अब इसमें धोनी का रोल कह लो क्या कह लो, लेकिन वो आउट दिया नहीं गया था। एंड डीआरएस ले लेते हैं अल्टीमेटली। तो क्रेडिट टू धोनी ऑल्सो यहाँ पे, जिस तरीके से उन्होंने डीआरएस को कन्विंस कराया। आई थिंक एक बात मैं जरूर बोलूंगा कि मिचेल मार्श की जो अप्रोच थी इस मैच में, मतलब आई थिंक आई सॉ समथिंग न्यू हियर। क्योंकि इतना स्लो मिचेल मार्श को मैंने खेलते हुए नहीं देखा था स्पेसिफिकली इस सीजन के अंदर। यूजुअली वो स्टार्टिंग से ही ऑन द गो, स्टार्टिंग से हिट आउट कर रहे थे। प्रॉब्ली अगेन आई थिंक कंडीशंस ऐसी थी कि पूरन भी आउट हो गए, ऊपर मार्करम भी निकल लिए, उसके चक्कर में शायद स्लो हो गए। बट आई हैड नेवर सीन मिचेल मार्श प्ले सो स्लो इन दिस सीजन। प्लस ऑफ कोर्स विकेट भी इनिशियली उतना हेल्प तो नहीं कर रहा था। मतलब ये दैट गोज विदाउट सेइंग। तो इसके ऊपर है एक बहुत कंट्रोवर्शियल टेक, अभी मैं बात करूंगा उसकी। नेक्स्ट फेज की हम लोग बातें करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या था, क्योंकि अब अश्विन नहीं है और हमें पेसर्स थोड़े और एडिशन मिल गए हैं, तो उसके चलते हुए पावर प्ले में 3-3 ओवर आपने डलवाए हैं अंशुल कंबोज से और खलील अहमद से। ये अप्रोच अभी तक किसी भी टीम ने नहीं करा है कि 2 बॉलर से 3-3 ओवर आपने खत्म करा दिए। मतलब फॉर द रिमेनिंग 14 ओवर्स आपके पास सिर्फ एक ओवर बचा था इन दोनों बॉलर्स का। बहुत बड़ा कॉल था बट इट पेड ऑफ बिकॉज आपने इनिशियली बहुत प्रेशर क्रिएट करा। सिर्फ 7 रन की इकोनॉमी से जो है एलएसजी बैटिंग कर रही थी वहां पर। 6 से 10 ओवर के बीच में देखो अब यहाँ पे वो चेंज आता है। मिचेल मार्श को जडेजा जो है शॉर्ट ऑफ लेंथ पे विद द आर्म, जो कि हम लोग सालों से देखते आ रहे हैं कि जडेजा की कई सारे बॉलें विद द आर्म जाती हैं, जो ऑड बॉल होती है वो टर्न कर जाती है। यूजुअली स्पिनर्स के लिए उल्टा होना चाहिए बट जडेजा के साथ उल्टा चलता है। स्किड्स थ्रू मार्श जो है बीट हो जाते हैं, बोल्ड हो जाते हैं उस बॉल के ऊपर। एंड जडेजा इन फैक्ट वाज रादर एक्सपेंसिव, बट नूर अहमद ने जो बॉलिंग करके दिखाई, नूर अहमद तो विकेटलेस थे बट वो जेन्युइन मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस उनकी थी एक्चुअली। तो धोनी ने ये पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा भी कि शायद नूर अहमद को आप मैन ऑफ द मैच दे सकते थे। सिर्फ आई थिंक 13 रन दिए भाई, 3.25 की इकोनॉमी। हाँ 13 रन दिए थे 4 ओवर में। मतलब आपने विकेट लिए बिना इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन करा है ना टीम की तरफ कि जितना तारीफ कर जाए उतना कम है। इसमें इनको रिकग्निशन मिलना चाहिए काफी। एक एंड से पूरे रन स्ट्रोक कर रखे थे जिसकी वजह से दूसरे एंड से बॉलर्स को विकेट मिल रहे थे। इनफैक्ट 10 से 15 ओवर के बीच में भी सिर्फ 31 रन आते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन क्या थी, पहले पावर प्ले में 6 ओवर जो थे, फिर 6 से 10 ओवर, फिर 10 से 15 ओवर। आप नोटिस करोगे तो हर फेज में ना डिमिनिशिंग रिटर्न्स थे बैटिंग के।
पहले फेज में 42 रन आए, दूसरे फेज में 36 रन आए, 31 तीसरे फेज में 31 रन। या ये डिमिनिशिंग रिटर्न्स दो ही चीजें दिखा सकता है, या तो बैटिंग करना विद टाइम मुश्किल होता जा रहा है, या फिर बैटर्स अपने प्लान्स अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर रहे। या आई थिंक मेजर प्रॉब्लम सेकंड बात में थी, एग्जीक्यूट नहीं कर बैटर्स रहे थे। नहीं कर रहे थे अपना प्लान अच्छे से एग्जीक्यूट, एंड दिस इज डिस्पाइट देम गेटिंग मल्टीपल लाइव्स। देखो पंत तो ऑफ कोर्स एक एंड से आज टिके हुए थे, एंड ऑल्दो मुझे लगता है कि उनका भी वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और लैक ऑफ एग्जीक्यूशन दिख रहा था, जिसके चलते हुए आई थिंक ऑन दिस सेम पिच अगेंस्ट द सेम टीम अगर ऋषभ पंत बेटर फॉर्म में होते हैं ना, तो कंडीशंस को भी तुम सेम रखते हैं, उनकी स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 1.5 गुना ज्यादा भाई होती है। बहुत स्लो एक टाइम पे, मतलब आई रिमेंबर 36 बॉल समथिंग पे 34 रन थे उनके, बहुत ही स्लो गए थे एक टाइम पे। एंड आई थिंक भाई पोस्ट मैच में उन्होंने खुद भी ये चीज़ बोली थी कि आई थिंक वी वर 15-20 रन शॉट्स, तो अगर वो खुद ही मार देते उसको, थोड़ा सा फास्ट खेलते तो शायद जीत भी जाते गेम। ये जो 31 रन आए इसमें भी एक बहुत बड़ा हाथ है ओवरटन का। उन्होंने मेरे ख्याल से 2 छक्के लगातार खाए थे बदोनी से। यार फाइनली अपने सर्कल के अंदर रखा हुआ है, फिर भी आप जो है मत्थे पे बाउंसर मार रहे हो, वो टॉप एज रखते ही छक्का जाएगा। तो बदोनी को बड़े इजी रन मिल गए थे वहाँ पे, एंड बदोनी की काफी हेल्प हुई है भाई। उसके पथिरान ने उनको आउट कर दिया था, लेकिन वो नो बॉल हो गई क्योंकि तीसरी बाउंसर हो गई थी ओवर की। फिर एक्चुअली में वो एलबीडब्ल्यू को भी आउट दे दिया गया था, लेकिन डीआरएस की वजह से बच गए वो। तो इतने चांसेस उनको मिले, उसके बाद भी वो कैपिटलाइज नहीं कर पाए। एंड पता है विद ऑल डू रिस्पेक्ट, हम लोग अभी भी हमने कहा था कि चलो रिसेंटली फॉर्म थोड़ा बढ़ा है, 1-2 मैचेस में उन्होंने 35-40 रन के कैमियोज खेले हैं, बट यार 150 तो कम से कम आनी चाहिए ना 7 मैचेस नहीं, प्लस 35-40 के जो कैमियोज भी खेले, इट्स नॉट लाइक कि वो एक बहुत ही ज्यादा अच्छी स्ट्राइक रेट मतलब ही वाज नॉट द स्टैंड आउट प्लेयर इन आइदर ऑफ दोस इनिंग्स। अब्दुल समाद ने बहुत शैडो करा था, या फिर ऊपर आके पूरन या मार्करम, मतलब एक वो सॉरी मार्श ने नंबर्स के बेसिस पे उन्होंने एक अच्छी पारी खेली हुई है 30-40 रन की, बट वो कभी भी उतनी ज्यादा इम्पैक्टफुल पारी नहीं थी उस इनिंग्स के अंदर कि उनको अलग से स्टैंड आउट करके दिखाया जाए। तो ये प्रॉब्लम तो है भाई मिडिल ऑर्डर में। आपको रिटेन करा गया है, तो थोड़ा सा तो आपको बेटर करके दिखाना पड़ेगा, वो मुझे कंसर्निंग लगता है अभी भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यहाँ पे अल्टीमेटली दो जडेजा बीइंग द क्लेवर गाय दैट ही इज, स्पॉट्स की बदौनी प्रीडिटरमिनेंट जो है स्टेप आउट ले रहे हैं, स्टेप आउट करते हैं, जडेजा को दिख जाती है वो बात, छोटी बॉल पटक देते हैं आउटसाइड ऑफ स्टंप, थल्ला, धोनी डज द रेस्ट। ऑल्दो से भी वो था ना कि कहीं बॉल स्टंप्स के आगे तो नहीं पकड़ी है, बहुत क्लोज कॉल था एक्चुअली में वो, बट राइटफुली गिवन आउट। एंड उसके बाद हम देखते हैं आखिरी 5 ओवर में बहुत ज्यादा 1 सेकंड इम्पैक्ट क्रिएट कर नहीं पाते। पथिराना के 3 ओवर थे क्योंकि यहाँ पे, अब पथिराना का तो जो ओवर थे जो थे वो थे, धोनी ने जो है अपनी विकेट कीपिंग में भी कमाल दिखाया भाई। आई थिंक इनका मैच द मैच मिलने में बहुत बड़ा हाथ इसका भी रहा है, जो वो थ्रो करा था, मतलब स्टंपिंग कर दी, थ्रो कर दिया, कैच कर दिया। नहीं, आई थिंक अगर उनको दिया गया मैन ऑफ द मैच अवार्ड, यस शायद आप नूर का ये कह सकते हो कि यार एलएसजी को इन इटसेल्फ 160 के टोटल पे ही रोकना बहुत बड़ी बात थी। एंड अगर आपने उसमें नूर ने 3.25 की इकोनॉमी से बॉलिंग करी है, सिर्फ 13 रन दिए हैं, तो आप नेचुरली उनको एक होंगे कि अच्छा आप इन्हें दे सकते हो। बट एमएस धोनी को भी जो मिला है, मतलब यस अगर आप एकदम लॉजिकल टर्म्स में सोचो तो आपको प्रॉब्लम होगी उससे, बट ठीक है भाई, ही डिड हिज जॉब इन दिस मैच। मतलब पंत और अब्दुल समाद ने रीबिल्ड करने का ट्राई करा था, एंड लोगों ने पथिराना को भी टारगेट करा था बैटिंग करते वक्त, उनके भी एक और बड़ा एक्सपेंसिव गया था, एंड खलील अहमद की पिटाई करी थी, जो 2 मेन पेसर्स थे इनके। बट एज यू सेड नूर अहमद स्टैंड आउट थे, और फिर जब वो पार्टनरशिप बन रही थी वहां पे एक वो क्रूशियल रन आउट धोनी करते हैं, अंडर आर्म लॉफ्टेड थ्रो मारते हैं। गजब था भाई वो, कहां से मारा था भाई वो, 9 सेकंड पे इतना ज्यादा अबसर्ड था कि मुझे लग रहा था आई डोंट थिंक ही वाज लुकिंग फॉर इट, बट फिर जब मैंने वापस के रिप्लेस देखे भाई, विकेट पे एक वो था कि अच्छा गई तो गई कि मार देता हूँ, लगेगा नहीं, बट भाई क्या गजब रन आउट था वो एक्चुअली में। अरे मतलब वन ऑफ द बेटर वंस दैट वी हैव सीन। हाँ, आई थिंक मैंने आप प्रॉब्ली वो सैंडर वाला कह सकते हो जो लास्ट मैच में था, हाँ डीसीएम वाला, बट ये बहुत डिफिकल्ट था भाई टू पुल ऑफ, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, बहुत कैजुअल तरीके से मार फेंका था जस्ट धोनी थिंग्स। बट उसके बाद हम लोग देखते हैं, देखो पंत जो अल्टीमेटली रैप अप हो जाते हैं, पथिराना को आउटसाइड ऑफ स्टंप फुल लेंथ की डिलीवरी उसके अंडरनीथ नहीं आ पाते, स्लॉक करने का ट्राई करते हैं, बैट ट्विस्ट हो जाता है हाथों में, स्लैश ऊपर चला जाता है, आउट हो जाते हैं। ये तो हमने टेक्निकलिटीज जितनी अभी हमने बताई हैं, आई थिंक थ्रू आउट द आईपीएल हमने काफी एक्सप्लेन कर दिया, तो लोग भी समझना शुरू हो चुके होंगे। बाकी लास्टली जो टोटल था क्लियरली 10-20 रन 25 रन अंडर पार था। इंटरेस्टिंग पॉइंट वाज मिड इनिंग्स में जडेजा का इंटरव्यू लिया जाता है, जडेजा ने पता नहीं क्या देखा पिच के ऊपर, वो कहते हैं कि भाई ये तो बहुत ही तगड़ी बैटिंग विकेट है, बॉल बिल्कुल भी ग्रिप नहीं कर रही है, बड़े आराम से स्किड कर रही है, और यहाँ पे तो कोई मेहनत होनी नहीं चाहिए। ये आपने क्या सोचे कहा है वैसे? देखो वैसे तो उन्होंने पिच पे खेला, उनको ज्यादा पता है हमसे, हम तो क्या ये बोले, बट जो बाकी लोग बोल रहे थे और जो आप बोल रहे हो उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। इट्स नॉट लाइक कि जडेजा ने देन ही वॉक द टॉक
या तो ऐसा हो कि वो आके अरे बहुत अच्छा चेन्नई परफॉर्म कर themselves जाए। यार, हाँ, as खुद a भी। team did not walk the talk. या। तो मुझे बड़ा वियर्ड लगा ये बोल के इन हाइंडसाइट की जडेजा को ये देखते हुए बोल के कि कुछ भी ग्रिप नहीं है, बड़ी आराम स्ट्रेट से फॉरवर्ड हो पिच जाएगा। है, बहुत आराम Yeah. से आ रही है बैट के ऊपर। थोड़ा पता नहीं क्या एनालिसिस थी, बट खैर सेकंड इनिंग्स के ऊपर आते हैं। वन ऑफ द बेटर स्टार्ट फ्रॉम चेन्नई, भाई मतलब आई थिंक ये बहुत डाइसी है। 59 for 1। सी 59 for 1 मतलब हमने 50s में स्कोर इनका पहले भी देखा हुआ है पावर प्ले के अंदर। अब मुझे अच्छी चीज़ ये लगी कि मतलब जो भी ओपनर्स आए थे, पहले तो शेख रशीद ओपन करने आए थे विद रचिन रविंद्र। आई थिंक अच्छी चीज़ ये थी कि शायद वो इंटेंट इस बार दिख रही थी कि ये मारने का ट्राई तो कर रहे हैं। ऑल तो इस बार फिर से इनका वो जो स्टार्ट मैंने लास्ट मैच में बोला था, लास्ट पॉडकास्ट में, कि एक्सटेंड होता जा रहा है। पावर प्लेस में इस बार भी कोई छक्का नहीं आया भाई। तो कहीं ना शेख कहीं रशीद के भी देखो प्रॉमिसिंग डेफिनेटली है, बट धोनी ने खुद भी बोला कि क्रिकेटिंग शॉट्स काफी ट्राई कर रहे थे। हाँ, तो ऐसा कोई वो एक्स फैक्टर वाले शॉट्स नहीं थे, जो कि आई थिंक आजकल अपकमिंग ओपनर से ना थोड़ी बहुत एक नेसेसिटी भी है। बन गई है भाई, बनी गई है अल्टीमेटली। थोड़ा आपको आउटलैंडिश खेलना ही पड़ता है। इस बार पूरी इनिंग्स में भी सीएसके के 3 ही छक्के आए थे, 2 दुबे ने मारे थे और एक वो धोनी ने जो एक हाथ से मार दिया था शार्दुल को। बट उसके अलावा आई स्टिल थिंक मतलब चलो एटलीस्ट वो इंटेंट थोड़ी सी बेटर हुई है, बट आई स्टिल थिंक ये बहुत बेटर हो सकती है आगे जाके। इंटेंट का भी जो मेजर इंप्रूवमेंट था वो रचिन रविंद्र की तरफ से था। या तो शेख रशीद जब अल्टीमेटली आउट है, उनकी स्ट्राइक रेट 137 कुछ की ही है, बहुत ज्यादा आउटलैंडिश नहीं है। बट हाँ, कंसिडरिंग कि गेम कैसा था और क्या सिचुएशन थी, क्या कॉन्टेक्स्ट था, आई थिंक यू वुड गिव इट अ पास, स्पेशली बीइंग अ डेब्यूटेंट। मेन बात यहाँ पे ये थी, आकाशदीप से आपने सिर्फ एक और कराया है पावर प्ले के अंदर, उसका क्या मतलब था मेरे को समझ में नहीं आया। बिकॉज आपने उसके बाद उनको बिल्कुल ही यूज नहीं करा, टू द पॉइंट दैट यू हैड टू यूज 4 overs ऑफ माकरम, एंड थैंकफुली अच्छी भी करी, वैसे अच्छी कर दी आज। वरना तो फिर अगर आप सिर्फ 5 बॉलर खिला रहे हो, उसमें से आप एक बॉलर से सिर्फ एक और डलवाओगे, तो फिर तो वो लूजिंग कॉज ही है ना। आई थिंक ये ऑल्दो मतलब हाँ, ये डिसीजन को आप क्वेश्चन कर सकते हो, बट ये मार्करम नाउ बॉलिंग, आई थिंक ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है एलएसजी के लिए, जो कि इससे पहले यूज कर नहीं जाते रहे थे, या इससे पहले यूज कर नहीं रहे थे, बट अब अल्टीमेटली इन्होंने करना शुरू करा है, एंड घर पे तो काफी हेल्प करेंगे। हाँ, स्पिनर्स को हमेशा हेल्प मिलती है यहाँ पे, तो 6th ऑप्शन के तरह इनको यूज कर सकते हो अगर आप टप पे भी फेंको तो। बट आकाशदीप को हमने देखो प्रीव्यू में भी कहा था कि अगर आपको यूज नहीं करना है तो प्रिंस को लेके आओ ना, वो स्लोअर वंस यूज करते हैं यहाँ पे। तो वो मुझे थोड़ा स्ट्रेंज लगा एलएसजी की तरफ से। आई थिंक नेक्स्ट मैच में डिसीजन आना चाहिए इसके ऊपर। 6 से 10 ओवर के बीच की अगर हम बातें करें, अब यहाँ पे 2 विकेट गिर जाते हैं और मैच थोड़ा फंसना शुरू हो जाता है। सिर्फ 22 रन आते हैं यहाँ पे, और मेन चीज क्या थी यहाँ पे, बिश्नोई जो है पहली बात तो त्रिपाठी को आउट करते हैं, जिनका पहले कैच छूट गया था वंस अगेन, एंड साथ ही साथ माकरम जो है वो रचिन रविंद्र को आउट करते हैं। कमिंग राउंड द विकेट एलबीडब्ल्यू मारते हैं प्लम, बड़ा ही अच्छा लगा देख के किसी उन्होंने बीट करा बैट को। मेन क्वेश्चन वाज जडेजा नंबर 4 पे क्या कर रहे थे? जडेजा नंबर 4 पे मतलब ये जब दोनों आउट हुए थे, आई थिंक स्लो इसलिए भी हो गया था क्योंकि ऑब्वियसली जब नए बैट्समैन आते हो थोड़ा सेटल होने में टाइम लगता है, बट दुबे एंड जडेजा बोथ ऑफ देम स्टार्टेड ऑफ वेरी स्लो, बहुत आराम से रिजर्व्ड से खेल के चल रहे थे। आई गेट इट भाई, जब आप कॉन्फिडेंस नहीं होता आपके अंदर, प्लस टारगेट इतना बड़ा नहीं था इस पर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये थी कि नेट रन रेट गई भाड़ में, आप 5 मैच लगातार हारते आ रहे हो, मेक श्योर कि आप लोग मैच जीत जाओ। वही बात है, जब नेट रन रेट इतनी खराब हो ना तो यू डोंट इवन हैव टू थिंक अबाउट इंप्रूविंग इट। तो अभी पहले आप जीत जाओ, वही बहुत बड़ी बात है, व्हिच इज व्हाई आई डोंट ब्लेम देम फॉर द अप्रोच दे हैड। मेन बात वही थी कि देन यू सी इट टू द एंड, जल्दी विकेट लूज ना करो, और जडेजा उस चीज में फेल कर जाते हैं। बिश्नोई को विकेट दे बैठते हैं अपना, स्लॉगिंग फ्रॉम वाइड आउटसाइड ऑफ स्टंप। बिश्नोई की बॉल वैसे भी अब टर्न इतनी हो नहीं रही है, वो ज़्यादा स्ट्रेटर वंस को ट्राई करते हैं। तो वॉज इट रियली द राइट डिसीजन टू स्लॉग हिम ऑन लॉन्ग ऑन, वो क्वेश्चनेबल रहेगा। अगर स्पिनर की बॉल ज़्यादा टर्न हो रही होती तो विद द टर्न अब हम मारते हैं वहाँ पर, बट थोड़ा दूर से अपने बैट चलाया, शायद ये देखने वाली बात होगी। बिकॉज वो डिसमिसल के बाद विजय शंकर आते हैं, विजय शंकर भी कुछ बहुत ज़्यादा टिकते हैं नहीं, अल्टीमेटली ही ऑल्सो फॉल्स ऑफ टू दिग्वेश। दिग्वेश वो जो सीधे हाथ वाली बॉल मारते हैं फ्रंट ऑन पाम से, उनसे रीड हुई नहीं, गिव्स अवे द विकेट, एंड दैट मींस कि धोनी आते हैं। आई एम हैप्पी कि धोनी आए, मतलब ओवरटन को नहीं भेज दिया उन्होंने ऊपर, एंड आई थिंक नंबर 7 प्रॉब्ली पोजीशन है जहाँ पे हम थ्रू आउट द सीजन हम उन्हें देखेंगे आते हुए। मतलब 55 रन रह गए थे आखिरी 5 ओवर में, 30-20 समथिंग बॉल पे 55-56 रन रह गए थे, वेरी चेजेबल ऑब्वियसली आज की डेट में, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। मतलब ऐसा कोई बहुत अब नॉर्मल नहीं था वो करना, बट द गुड पार्ट इज कि ऑन अ डाइसी विकेट जहाँ पे आप सबका फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा, आपने वहां से वो कंप्लीट करके दिखाया भी, क्योंकि इन प्रिंसिपल तो वहाँ आसान होना चाहिए, बट जो माहौल था टीम का वैसे हो नहीं रहा था। भाई द वियर्ड थिंग इज कि ये 50 ऑफ 30 समथिंग बॉल्स, मतलब मैं इसकी बात क्या करूँ, जो लास्ट में मतलब जब आपको 3 रन चाहिए थे 4 बार बॉल पे, मुझे तो भी कॉन्फिडेंस नहीं था 100% कि सीएसके चेस कर देगी। क्यों भाई? एक बंदा गिर गया और फिर एकदम से आपकी टीम हो जाती है कि अच्छा अब क्या करें हम लोग, क्योंकि मतलब लेट्स टॉक अबाउट द कंट्रोवर्शियल थिंग, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दुबेज इनिंग्स?
धोनी और दुबे एंड तक लेके जाते हैं गेम को, एंड दुबे एज यूजुअल मतलब एलिगेशंस हैं उनके ऊपर कि काफ़ी स्लो खेल रहे थे वो। धोनी आते हैं, धोनी आते ही रिस्क लेना स्टार्ट करते हैं, तभी हम लोग देखते हैं कि वो 2 एज के भी चौके लगते हैं उनके जो पीछे चले जाते हैं। एज का नहीं था वो, तो क्या था? फेस खोला था वो। अच्छा, वो स्मार्ट। तो चलो अगर वैसा होता तो धोनी ने बहुत स्मार्ट बैटिंग करी है, पता है वैसे। मैं तभी कह रहा हूँ कि भाई धोनी ने रिस्क लिए थे आज, मतलब जब धोनी ने दुबे के सर से प्रेशर हटा दिया। दैट गोज विदाउट सेइंग। आई थिंक जो क्रिटिसिज्म दुबे को मिल रहा है ऑनलाइन, एक पॉपुलर ट्रेंड बना, मैं ट्विटर पे भी 2-3 थ्रेड्स देखे थे, थोड़ा सा वो ओवर द बोर्ड है। देखो डेफिनेटली स्टार्ट स्लो थी, एंड वो कोई डिनाइल है नहीं उस बात पे, क्योंकि सब स्ट्रगल कर रहे हैं और पिच भी उतनी आसान नहीं थी जो कि जडेजा साहब कह रहे थे। बट टू सी इट टिल द एंड, और जिस तरीके से उन्होंने धोनी को सपोर्ट करा, फिर नोटिस एंड में आते आते, ये भी एक और कंट्रोवर्शियल पॉइंट है एलएसजी की तरफ से, आपने 5 ओवर ऑफ पेस यूज करा है, 3 ऑफ अवेश एंड 2 ऑफ शार्दुल, व्हेन यू हैड 1 ओवर ऑफ बिश्नोई। क्या वो सही था? इन माय ओपिनियन नहीं। मुझे लगता है वो मैचअप्स में फंस गए फिर से कि बिश्नोई को दुबे के अगेंस्ट बॉलिंग नहीं करा सकते। बट एक्चुअली में 1 सेकंड, बिश्नोई अगर ओवर द विकेट बॉलिंग करते हैं, उनकी बॉल इतनी टर्न हो नहीं रही है। इनफैक्ट विद द एंगल वो कई सारे बॉल दुबे से बाहर भी निकाल सकते हैं। एंड धोनी तो वैसे भी स्पिनर्स पे स्ट्रगल कर रहे हैं ज्यादा एज अपोज टू पेसर्स। तो वो एक मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी थी जो वो मिस आउट कर गए, एंड उसकी जगह शार्दुल को दूसरा ओवर जो दिया उसमें इतनी फुल टॉसें आई हैं या इतनी ओवर पिच बॉल्स आई हैं, धोनी ने खड़े खड़े हाथ से छक्के मारे उसके ऊपर। आई थिंक वो एक ओवर अगर पलट जाता ना तो शायद ये मैच का रिजल्ट अलग हो सकता था। मतलब मुझे ये लगता है कि धोनी की अच्छी बात मुझे ये लगी, एंड तभी आज के मैच में धोनी को कुछ भी कहो, जब वो पिच पे थे ना, एक बार भी ऐसे लगे कंपोजर नहीं है पिच के ऊपर धोनी पे ना, बहुत चिल लग रहा था। हाँ, ये तो है, प्लस वो लेके आते हैं ना अपने साथ ये चीज़। मतलब मैं यही कहूँगा कि धोनी ने आज वो इंटेंट दिखाई, प्लस वो प्रेशर लिया उनने। ऐसा नहीं था कि अच्छा 30 बॉल पे 50 रन चाहिए, ठीक है भाई मैं अभी आराम से खेलता हूँ, फिर हम नहीं हो पाएगा। ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि आज हमने ये नहीं देखा कि जबरदस्ती डीप लेके जाना है गेम को। पहले ओवर से जब से वो आए थे तब से 8-10 रन 10-11 रन पर ओवर बन रहे थे। ये सबसे अच्छी बात लगी मुझे। हाँ, आई थिंक अच्छा है उन्होंने कैप्टन इनिंग्स खेली है वो। आई जस्ट विश कि दुबे थोड़ा सा और वो दिखाते, क्योंकि भाई धोनी का वही है ना, अब हम लोग एकदम 100% रिलाई तो नहीं कर सकते उन पे यार, मैं अच्छा यही कर देंगे पूरा काम। प्लस अगर वो आउट होते तो नीचे ओवरटर्न होते। मैं वही कह रहा हूँ कि मुझे दुबे की अच्छी बात ये लगी, उन्होंने ना अपना कूल लूज नहीं करा। जब धोनी थे, ऑफ कोर्स धोनी ने हेल्प करी उनकी, बट बड़ा आसान होता है उस टाइम पे जब आपके पास स्ट्राइक आ रही है तो आपने विकेट लूज कर दिया। अगर तुम्हें याद हो सेकंड लास्ट ओवर में धोनी का कैच छूटा था बिश्नोई की तरफ से कवर्स पे, या अच्छा जो बहुत तेज मारा था ना उन्होंने। और उस ओवर में लास्ट की 2 बॉलों पे मेरे ख्याल से दुबे स्ट्राइक पे थे और एक डॉट हुई थी, फिर एक सिंगल आया था, समथिंग लाइक दैट था, जो कि मतलब एक ईजी बाउंड्री स्लैश करके निकाल सकते थे। उस बंदे ने कंपोजर लूज नहीं करा, उसने अगले ओवर की लास्ट ओवर की पहली बॉल ही थी मेरे ख्याल से, जिसमें बेसिकली सेटअप क्या था, थर्ड मैन और ये गली जो है सर्कल के अंदर थे ना, एक डीप पॉइंट ले रखा था, वो गैप में से स्लैश करके वाइड यॉर्कर को चौका निकाला था उन्होंने, और पूरा प्रेशर चला गया। सेकंड या थर्ड बॉल। हाँ, मतलब लास्ट ओवर की स्टार्टिंग का ही फेज था वो, जब 1-2 बॉल डॉट हो गई थी उसके बाद भी। धोनी थे ना स्ट्राइक पे लास्ट ओवर में, तो उन्होंने सिंगल दे दिया था, समथिंग लाइक दैट। वही मैं थोड़ा मिस आउट कर रहा हूँ ऑर्डर को, लेकिन समथिंग लाइक दैट। तो मुझे अच्छा वही लगा कि जब आपने 1-2 डॉट बॉल खेल दी है ना, बड़ा आसान होता प्रेशर में आना, बट आपने उसके बाद भी टाइट एंगल्स पे गैप ढूंढ के, क्योंकि आपको पता है कि जो फील्ड का सेटअप हो रखा है थर्ड मैन सर्कल के अंदर और डीप पॉइंट है, तो बाउंसर तो नहीं आएगी, वाइड आउटसाइड ऑफ स्टंप यॉर्कर आने वाली है, यू आर प्रिपेयर्ड फॉर इट, और आपने फिर भी वो गैप निकाला। तो वो कंपोजर ना कई बार जो लोग क्रिकेट डिटेल में एनालाइज नहीं करते शायद उनको समझ में नहीं आता होगा, बट इसके लिए काफी ज्यादा वो मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए होती है भाई। अच्छा, एंड ऑफ कोर्स धोनी ने दिया होगा ये चीज, मैं तो मना ही नहीं कर रहा हूँ, बट दुबे को भी क्रेडिट जाता है। आई थिंक द गुड थिंग इज कि इसी पार्टनरशिप के चलते ये टीम जीत जाती है, एंड फाइनली वो जो 5 मैच लगातार हारते आ रहे थे उसको तोड़ते हैं अंडर धोनी कैप्टनसी। ऑब्वियसली ये चीज़ लास्ट पॉडकास्ट में हमने बोली थी कि अगर इस सिचुएशन से कोई निकाल सकते हैं सीएसके को स्पेसिफिकली, तो वो भी एमएस धोनी है। तो होपफुली सीएसके अब धीरे धीरे वापस टूर्नामेंट के अंदर आएगी, क्योंकि कोई भी टीम अगर ऐसे हारती जाएगी एंड मतलब एकदम फ्री पॉइंट्स देती जाएगी, तो फिर वो टूर्नामेंट के लिए अच्छा नहीं होगा। ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू अभी दोनों टीम्स का क्या एनालिसिस है, क्या लग रहा है? एलएसजी एंड सीएसके, आई थिंक वही है यार, एलएसजी ने काफ़ी सरप्राइज किया है। ये खुद भी बहुत अनप्रेडिक्टेबल था कि वो सीएसके से हार जाएंगे, अल्टीमेटली जीतना चाहिए था कायदे से। आई स्टिल थिंक कि जिस तरीके से वो लोग चलते हुए आ रहे हैं, लॉसेस तो वो ऑलरेडी झेल भी चुके इस सीजन, तो ऐसा नहीं है कि ये पहली लॉस है, तो अब आप देखोगे कैसे कमबैक करते हैं। कमबैक उन्होंने ऑलरेडी करके दिखाया है। आई फील अभी भी उनके पास वो है भाई, डार्क हॉर्स वाली चीज़ है कि वो टॉप 4 में आ सकते हैं। सीएसके मुझे लगता है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन वो एक्सपोजर्स के हो सकता है फॉर श्योर। मतलब ये अनप्रेडिक्टेबल टीम से तो ऐसा ही होता है। सीएसके का मैं अभी भी बोलूँगा कि इस सिचुएशन से आई डोंट थिंक किसी को एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वो टॉप 4 निकाल लेंगे, क्वालिफाई कर लेंगे। आई थिंक बहुत डिफिकल्ट, तो लास्ट पर ही है।
हाँ तभी कह रहा हूँ ना कि मतलब अभी बॉटम 3 एस्केप हो जाए, हाँ वही बहुत बड़ी बात बहुत हो बड़ी जाएगी। बात है। Yeah. आई थिंक एलएसजी का भाई मुझे लगता है टेम्पलेट की वजह से आज हारे भी है कहीं ना कहीं, बैटिंग में वो जिगरा दिख ही नहीं रहा था। इजीली का पंत खुद आके कह रहे हैं कि 10-15 रन हम शॉर्ट हैं, हाँ विकेट में इतनी ही प्रॉब्लम नहीं थी जितना आप अपने लो टोटल बनाया। बट द गुड थिंग इज कि पंत की फाइनली एक 50 आई है, तो होपफुली उनके ऊपर से भी वो थोड़ा प्रेशर हटेगा एंड आगे जाके परफॉर्म करना स्टार्ट करेंगे। वही है ना, अगर नंबर 6, 7, 8 पे बदोनी, समाद और शार्दुल हैं तो इट्स नॉट द बेस्ट फिनिशिंग। बट स्पीकिंग ऑफ दैट, हम लोग फिनिशर्स की बात कर रहे थे, फिनिशर्स तो केगर के पास बड़े अच्छे थे ऑन पेपर, बट आज जो कांड हुआ है, ये हिस्टोरिक मैच, हिस्टोरिक गेम, वन फॉर द एजेस, वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक गेम्स ऑफ ऑल टाइम। भाई जो पिटाई करी है पंजाब ने, लवली गेम भाई, मजा आ गया देख के। मतलब मैं इस गेम को खत्म होती ना, मेरे दिमाग में एक ही थॉट आया था कि श्रेयस अय्यर अगर इंडिया के कप्तान नहीं बनते किसी एक भी फॉर्मेट में, इंडिया का लॉस है वो भाई। मतलब हाउ कैन यू इग्नोर दिस गाय यार, मतलब विद ऑल डू रिस्पेक्ट टू शुभमन गिल, ऋषभ पंत, मतलब दिस गाय इज अ मोर डिजर्विंग वन फॉर द कैप्टनसी रोल। हाँ, इसने अपना मेंटल दिखाया है भाई। मतलब अगर ऐसे ही वो परफॉर्म करते जाएंगे तो आई एम प्रीटी श्योर कि वो आगे जाके अनडिनाइबल बन जाएंगे। मतलब जो भी है ऑलरेडी अनडिनाइबल। हाँ कायदे से तो अभी सही है। मतलब जो भी रिपोर्ट्स थे कि बीसीए मैनेजमेंट दे डोंट लाइक हिज एटीट्यूड और समथिंग लाइक दैट, अगर एक बंदा परफॉर्मेंस दे रहा है इंडिविजुअली भी, प्लस अगर वो कैप्टेंसी इतनी अच्छी कर रहा है तो अनडिनाइबल है। फिर आप कब तक उसे देरी कर सकते हो ना, कभी ना कभी तो आना ही है टाइम। लेट्स ब्रेक आउट कितने बढ़िया तरीके से उन्होंने कप्तानी करी है इन दी एनालिसिस, ठीक है। पिच की बात करते हैं, लुक्ड लाइक अ ग्रेट सर्फेस, गोज विदाउट सेइंग। ये इतना लो स्कोरिंग आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन एटलीस्ट इतना लो स्कोरिंग होना नहीं चाहिए था। पिच रिपोर्ट तो काफी अच्छी थी, इनफैक्ट अब वहाँ पे लोग पता नहीं क्या एनालिसिस कर रहे थे। पता नहीं भाई, मतलब पिच रिपोर्ट का मुझे कभी समझ में नहीं आता, क्योंकि जिस तरीके से बैटर्स बैटिंग कर रहे थे एक टाइम पे तो मुझे लग रहा था भाई ये वो तो नहीं है कि 220 बन जाएंगे इस पिच पे, वैसे टाइप का तो नहीं लग रहा था देखने में। आई थिंक 200 तक की तो पिच थी है। हाँ 200 तक का आप कह सकते हो कम से कम। या और आई थिंक जो एकदम एक्सट्रीम कह रहे हैं कि इट्स अ ग्रेट बैटिंग विकेट, वैसा तो नहीं लग रहा। वरुण चक्रवर्ती ने मिड इनिंग्स में आके भी कहा था 190 तो आराम से बन सकते हैं इस पे, बनने चाहिए। बना दी भाई। हाँ वही ना, बनने मतलब कहते कि डेफिनेटली 240 230 नहीं, बट हाँ 190 के आसपास तो बननी चाहिए। ओके, तो अगर क्रिकेटर्स खुद ही कह रहे हैं हाँ। तो फिर तो आई थिंक पिच रिपोर्ट मोर लेस एक्यूरेट ही थी। मेन बात ये थी कि जो लोग एनालिस्ट थे, क्रिकेटर्स एक्सपर्ट्स थे, वो सब कहते कि टॉस जीत के बैटिंग कर लो आप, क्योंकि 2 मैच जो है वो पहले बैटिंग टीम जीती है। आई थिंक वो बहुत ही फ्लॉड आर्ग्यूमेंट था, क्योंकि दोनों मैचेस जो यहाँ पे हुए थे मुल्लापुर में, वो दोनों में टॉस पंजाबी जीती थी। एंड पहले मैच में उन्होंने टॉस जीत के कहा था कि हम चेस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस गेम्स हमने देखा कि ड्यू आती है, प्लस बैटिंग करना बेटर रहता है सेकंड इनिंग्स में। जब वो मैच वो हारे थे, उसके बाद से उन्होंने अक्रॉस द पिचेस, अक्रॉस द ग्राउंड, अक्रॉस इंडिया अपना अप्रोच ही चेंज कर दिया कि हम पहले बैटिंग करेंगे, बिकॉज हमारी बैटिंग में इतनी डेप्थ है, इतने अग्रेसिव बैटर्स हैं, देन व्हाई नॉट। सो इन दैट प्रोसेस जब उनका मैच सेकंड मैच यहाँ पड़ा चेन्नई से, तो उन्होंने उस मैच में भी पहले बैटिंग लेने का डिसीजन लिया। उस मैच में भी चेस करते वक्त चेन्नई ने 200 बना दिए थे। धोनी चेन्नई सेम। तो वो पंजाब की पर्सनल फिलॉसफी के ऊपर आप बेस करके यहाँ के पिच की ट्रैजेक्टरी बता रहे थे, विच वाज नॉट करेक्ट, विच इज मुझे लगता था कि बहुत ही 50-50 आप चेस करोगे तो भी चलेगा। एंड हमने एग्जैक्टली वही देखा दोनों कैप्टन से भी। एक कैप्टन पहले बैटिंग करना चाहते थे, एक बॉलिंग करना चाहते थे, एंड बोथ गॉट व्हाट दे वांटेड। आई थिंक बेस्ट चीज़ यही थी, क्योंकि ऐसे ह्यूमिलिएशंस जब होते हैं तो इट्स वेरी इजी फॉर द लूजिंग टीम फैंस कि वो कर दे कि अरे हम तो टॉस हार गए, इसके चक्कर में ऐसा हो गया। बिफोर एक्चुअली गोइंग इनटू द मैच, अगर कोई टीम एक दूसरी टीम को इतना बुरी तरीके से पीट दे कि उस पिटी हुई टीम के फैंस ये कह रहे हैं कि मैच फिक्स हुआ है, तो आप समझो कितनी पैथेटिक स्टेट है। आई एम सेइंग दिस एज अ केकेआर फैन। अगर आपको विश्वास हो ना, हमारी लाइव स्ट्रीम जाके देखो, लोग कह रहे हैं मैच फिक्स है यार, मतलब इतने सोर लूजर्स, हद है यार। इससे अच्छा ओन अप कर जाओ कि हाँ हम बुरी तरीके से आ रहे हैं, हम इम्प्रूव करके दिखाएंगे। बट यहाँ पे पता नहीं मैं क्या था, नहीं पता नहीं किस बात की एरोगेंस है भाई, इतना घमंड है कि ये भी अब नहीं दिख रहा कि आप इतनी बुरी तरीके से पिटे हो, हिस्टोरिक डिफीट है, तो आप कह रहे हो मैच फिक्स्ड है। मतलब गुड टू सी दैट कि कुछ लोग, जैसे एज यू राइटली पॉइंट आउट, कि कुछ लोग फिक्सिंग कर रहे थे, बट कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि ओवर कॉन्फिडेंस था केकेआर का। अब फाइनली लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो अच्छी चीज़ है कि फैंस जो है वो कॉल आउट कर रहे हैं केकेआर को, एंड काफ़ी लोग बहुत एक्सट्रीम मेजर्स पे भी जा रहे हैं कि अब रहाणे को कप्तानी से हटा दो, हमें वेंकटेश अय्यर को ही बनाना चाहिए था, वेंकी मैसूर को निकाल दो, अब एकदम से शाहरुख खान को आके अपोलोजाइज करना चाहिए सबसे। बहुत ज़्यादा ओवरबोर्ड भी जा रहे हैं कुछ लोग, बट भाई मजा आ गया भाई ये मैच देख के। रहाणे को तो इनफैक्ट कई लोग ये भी कहते हैं कि यार जब भी केकेआर हारते हैं रहाणे को क्रिटिसाइज करते हो। आज तो क्रिटिसिज्म नहीं है, आज तो कप्तानी एकदम सही करी थी। जब गलती होती है तो बोलेंगे, लेकिन आज क्या बोलोगे बेचारे को यार। उस बंदे ने 111 पे ऑल आउट करके दे दी टीम पूरी, इतने अच्छे चेंजेस करे बॉलिंग में। एंड में जब आके उसने बोला भी कि एज अ कैप्टन आई टेक द अकाउंटेबिलिटी,
आई टेक द ब्लेम ऐसे करके, इतना Lovely गंदा लग रहा था भाई देख के। मतलब लवली गए भाई, कुछ Yeah. उसमें तो कोई आज रहाने को तो कुछ नहीं कहा जाएगा। बट चेंजेस की बातें करते हैं, 1 सेकंड, नोरकिया आते हैं मोइन अली के लिए, राइट चेंज इन माय ओपिनियन। एंड पंजाब की तरफ से 2 बड़े चेंजेस थे यार, फर्गसन क्योंकि इंजर्ड हो चुके हैं मोस्टली बाहर है टूर्नामेंट के लिए, तो जॉश इंग्लिश और बार्टलेट आते हैं फर्गसन और स्टॉयनिस के लिए। या अब स्टॉयनिस का मैं सुना था इंजरी के रूमर्स है, बट एज ऑफ नाउ जब हम शूट कर रहे हैं इनको ड्रॉप ही करा जितने भी लोगों ने मैंने सुना है सब लोग यही कह रहे कि ड्रॉप करा गया है। प्लस एक फुटेज निकली थी मैच से पहले की जिसमें रिकी पॉन्टिंग कुछ बात कर रहे थे, इट सीम लाइक कि उन्हें कुछ समझा रहे हैं कि यू हैव टू सिट आउट ऐसे कुछ करके। आई थिंक ड्रॉप ही हुए हैं भाई, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग क्योंकि लास्ट मैच में वो शामी का लास्ट ओवर 6 जो छक्के मारे थे उनने 24 रन एक्स्ट्रा प्लस बनवा जॉश दिए इंग्लिश थे। आगे कौन सा बॉलिंग करने वाले हैं। हाँ तो फिर थोड़ा सा सरप्राइजिंग तो था ये। हाँ थोड़ा सरप्राइजिंग डेफिनेटली था। कमिंग टू द फर्स्ट इनिंग्स दो, अब यहाँ पे हम लोग बातें करते हैं पावर प्ले की। एंड स्टार्ट बड़ी अलग हुई थी एंड एंड बड़ा अलग हुआ, क्योंकि आई थिंक पहले 2 ओवर वर रादर वेल, वैभव अरोड़ा ने तो काफी अच्छी बॉलिंग करके दिखाई थी, बड़ी टाइट लेंथ्स पकड़ी हुई थी, जितनी उनकी बॉल स्विंग करती है, जो नेचुरल शेप उनका अंदर आता है इन स्विंगर का। उसके बाद भी टू फिनिश द डिलीवरीज ऑन ऑफ स्टंप मिडिल स्टंप, वो बड़ा अच्छा लगा मुझे देख के, जिसके वजह से बैटर्स को एकदम भी वो फ्लिक करने का रूम नहीं मिला। या जब उनका तीसरा ओवर आता है, नाउ दैट इज वेयर थिंग्स गेट वर्स, बिकॉज 20 रन आते हैं वहां पे, प्रियांश आर्या बिल्कुल तोड़ के रख देते हैं। प्रियांश आर्या उस टाइम पे काफी फील्डलेस बैटिंग कर रहे थे, जैसे वो बार बार स्टेप आउट करके मारने का ट्राई कर रहे थे। सीम लाइक कि वो बंदा भाई जो अप्रोच है पंजाब की इस टाइम पे, जो लोग कह रहे हैं कि सेकंड SRH है वही है अल्टीमेटली, क्या पता 300 अल्टीमेटली पंजाब के सही देखने को मिल जाए, उसके लिए वो फील्डलेस अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रियांश आर्या दिखा रहे थे आज। एंड देन वंस अगेन भाई, जब चीजें सही तरीके से पुल ऑफ होती है ना, तो कप्तान की तारीफ करना बनता है। द कॉल टू हैव हर्षित राणा बोल द थर्ड ओवर, नोरकिया साहब ने दूसरा ओवर नहीं करा उस टाइम पे, अब हर्षित राणा को लेके आए और उस बंदे ने पहली बॉल पे छक्का खाया था और फिर 2 विकेट निकाले। एंड लवली पीस ऑफ एग्जीक्यूशन बाय हर्षित राणा। लेट्स एक्सप्लेन हाउ। प्रियांश आर्या के लिए उन्होंने डीप स्क्वायर लेके क्लियर रखा था, रमनदीप सिंह थे वहाँ पे। अब वो शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल आपके बक्की के पास करने का ट्राई करता है, बहुत ही बाउंस नहीं करी थी, बट प्रियांश आर्या बड़ा हाफ हार्टेडली उसको फ्लिक कर देते हैं, डिड नॉट गो थ्रू विद द शॉट। उसके वजह से ना बॉल खड़ी हो जाती है, वो डिस्टेंस कवर नहीं हो पाता, एंड रमनदीप जो एक ईजी कैच पकड़ लेते हैं। उसके बाद आते हैं श्रेयस अय्यर, द मैन। आई डोंट थिंक देयर इज एनी थॉट फॉर रिवेंज, बट नैरेटिव मीडिया वाले बनाते हैं कि बंदा अपनी पॉइंट टीम पे रिवेंज लेगा, ये करेगा वो करेगा। अच्छा, डू यू फील कि केकेआर और श्रेयस अय्यर के बीच में भी चीजें हैं, बट इट्स नॉर्मल कोई हाँ मुझे लगता है कि मीडिया क्रिएटेड नैरेटिव है ज़्यादा। ओके, जैसे हैंडल हुआ था उसमें डेफिनेटली इश्यूज थे, बट आई डोंट थिंक आइदर ऑफ देम केयर दैट मच। ओके, पंजाब में वो अपना खुश हैं बहुत, एंड प्लस श्रेयस अय्यर के लिए देयर टू मेनी थिंग्स आर गोइंग राइट नाउ। not time to focus on all this. एंड केकेआर भी भाई डिफेंडिंग चैंपियंस है, तो अगर वो टर्मोइल में होते, बुरी तरीके से हारे होते हैं, तब शेयर छोड़ते तो ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। बट एक पॉजिटिव नोट पे एंड हुआ था, तो इतनी प्रॉब्लम होती नहीं यूजुअली। अल्टीमेटली श्रेयस अय्यर के लिए भी हर्षित राणा ने डीप पॉइंट रखे हुए थे, एंड जिस बॉल पे उन्होंने आउट करा वो 144 किलोमीटर पर की स्पीड की थी। हर्षित राणा जेन्युइनली वो कंसिस्टेंसी 140 प्लस तो डाल रहे थे आज। श्रेयस अय्यर वही है कि वो इंस्टिंक्टिव क्रिकेट आजकल बहुत फैशन में है, वो सक्सेस भी दे रहा है श्रेयस अय्यर को, वो तो दिखती बॉल उनको कट करने के लिए वही मारते हैं। रमनदीप सिंह फ्लैट बॉल पे आगे आके डाइव मारते हैं भाई। केकेआर को आज ये तो पॉजिटिव है कि इस आईपीएल में हर टीम मिसफील्डिंग कर रही होती है, आज इस मैच में एक भी मिसफील्ड नहीं करी। हाँ, केकेआर की तरफ से भी हमें देखने को मिला है कि पिछले कुछ मैचेस में उनकी फील्डिंग एकदम अप टू द लेवल नहीं रही है, बट इस मैच में जेन्युइनली बहुत रेयर ऐसा है कि दोनों टीम में से कोई भी मतलब कोई टीम मिसफील्ड ना करे। इस मैच में जेन्युइनली केकेआर ने एकदम टॉप क्लास फील्डिंग करी। पंजाब ने पूरी कोशिश करी, वो तो बहुत वेरीफाई करने का, बहुत गंदी थी, बट केकेआर अल्टीमेटली डिड वेल। 2 विकेट ही गिरते हैं, एंड देन वंस अगेन आप वरुण चक्रवर्ती को लेके आते हो चौथे ओवर में। ग्रेट कॉल बाय रहाणे बिकॉज इट पेड ऑफ। वहां पे आप उनको लेके आते हो, गेट्स अनदर विकेट। प्रभ सिमरन वाज लुकिंग टू बी वेरी अग्रेसिव इनिशियली, बट वो भी फॉलो ऑफ कर जाते हैं। पावर प्ले की बातें करते हैं, 80 for 6 थे 6 से 10 ओवर के बाद, 80 for 6 स्कोर हो चुका था। अब यहाँ पे वंस अगेन रहाणे रियलाइज्ड की विकेट लेने की अपॉर्चुनिटी है, गेम को किल ऑफ कर सकते हैं, तो हर्षित राणा को तीसरा ओवर भी दे दिया। ये चीज़ अच्छी लगती है देखने में। फिर वरुण चक्रवर्ती और नारायण से बॉलिंग भी करे टैंडम में। अब इसी के चलते 2 और विकेट गिरते हैं यहाँ पे। हम लोग देखते हैं कि नेहर वधेरा जो है, वंस अगेन पूरा एग्जीक्यूशन, 2 चौके आपने मारे थे नोरकिया को बैक टू बैक। उसके बाद हर्षा भोगले बोलते हैं कमेंट्री में, कैन वी एक्सपेक्ट अ बाउंसर, क्योंकि डीप स्क्वायर ले रखा था। इट वाज सो ऑब्वियस कि हर्षा भोगले भी बोल रहे कि ये बाउंसर आ सकती है क्या, इतना ऑब्वियस था, फिर भी उन्होंने बाउंसर मारी ही, एंड तब भी वो पुल मार के जो है डीप स्क्वायर लेके। आई थिंक जब पावर प्ले किया 54 for 4 थी आपकी टीम,
आई डू थिंक T20s में स्पेसिफिकली यार अब तो हम लोग वापस वी आर बैक टू दोस पिचेस जहाँ पे 200 बनते हैं। वनडे से पहले जब 250 बहुत नॉर्मल बन गया था तब लग रहा था कि भाई पार्टनरशिप्स डोंट मैटर, आपको इधर वे हिट आउट करके मारना पड़ेगा। जब आपकी टीम थोड़ी क्राइसिस में होती है देन भाई यू कैन टेक सम टाइम, मतलब इट्स नॉट अ क्राइम अगर आप वहाँ पर टाइम ले लो थोड़ा। तो नेहल वडेरा अगर आप 2 चौके ऑलरेडी मार चुके थे, थोड़ा सा और संभल के खेलते जब वो बहुत ऑब्वियस सेटअप था उसके बाद भी, आई थिंक पंजाब वहाँ से बिल्डअप करना स्टार्ट कर सकती थी। अच्छा, हम लोग टैक्टिकल सेटअप्स की बातें कर रहे हैं तो एक और टेक्निकल पॉइंट मुझे रखना था। वैभव अरोड़ा का हमने वो 3rd ओवर की बात करी जो इनिंग्स का था, उसमें उनके 20 रन आते हैं। जो फील्ड सेटअप और जो टेक्निकल इनपुट उन्होंने डाला था उस ओवर में एग्जैक्टली सेम रेप्लिका हमने हर्षित राणा से देखा था और उन्होंने उस ओवर में प्रभ सिमरन का विकेट ले लिया। तो उनको सक्सेस मिला लेकिन वैभव को नहीं मिला। ऐसा तुम्हें क्या लगता है, क्यों नहीं है? भाई बेटर एग्जीक्यूट करा होगा। मेन पॉइंट ये है कि जब वैभव अरोड़ा वो ओवर डाल रहे थे उन्होंने एक डीप स्क्वायर लेग और एक डीप लॉन्ग ऑन ले रखा था, ठीक है, और बाकी पूरी लेग साइड पे एक ही फील्डर अंदर था जो था मिड विकेट बेस और फाइनल ऑफ कोर्स सर्कल के अंदर थे। तो बेसिकली उन्होंने गिव अवे कर दिया क्योंकि उनकी सारी बॉलें अल्टरनेट दैट पॉइंट इन स्विंगर्स ही थी कि मैं मिडिल लेग पर ही बॉलिंग करूंगा क्योंकि मेरे सारे बॉलें इन स्विंगर्स आ रही हैं तो मुझे प्रोटेक्शन चाहिए डीप में। एक सेकंड ऑप्शन उनके पास अवेलेबल ही नहीं था, उन्होंने बहुत रीडेबल बना दिया अपने आप को। तो बैटर्स को पहले ही समझ में आ गया था कि मैं क्या टेम्पलेट को फॉलो करने वाला हूँ, मुझे किस तरीके से अपने आप को सेटअप करना है इनको डोमिनेट करने के लिए। तो वहाँ पे ना बहुत वन डायमेंशनल हो गया था वो पूरा सेटअप कि आपने जो है 2 फील्डर लेग साइड में डीप ले लिए, अंदर कोई सर्कल में रोकने के लिए है नहीं सिंगल अपार्ट फ्रॉम मिड विकेट। बहुत ऑब्वियस है ये बात कि आप वही इन स्विंगर्स डालोगे जो कि फिनिश होंगे मिडिल लेग पे ताकि अगर पीछे प्रोटेक्शन और फ्लिक करे हुए छक्का ना मारे। ठीक है, वैभव अरोड़ा को लेके केकेआर फैंस ने काफी क्रिटिसिज्म दिखाया भी कि आप सिर्फ इन स्विंगर्स ही ट्राई करते रहते हो, कुछ तो थोड़ा और ट्राई करके दिखाओ। अब ऑन द सेम हैंड अगर हम लोग हर्षित राणा का ओवर एनालाइज करें, उन्होंने सेम सेटअप ले रखा था, उन्होंने डीप स्क्वायर डीप मिड विकेट ले लिया था, इनफैक्ट लॉन्ग ऑन अंदर कर लिया था सर्कल। बट उनका भी पॉइंट वही था कि सिंगल सेविंग जो है फील्डर ज़्यादा थे नहीं लेग साइड पर, विच बेसिकली मेंट कि अगर आप एंगल के साथ अंदर डालोगे भी तो प्रोटेक्शन है डीप में। ऑफ स्टंप पे कोई प्रोटेक्शन नहीं था बाहर, विच मेंट कि आप जो है शॉर्ट बॉल आउटसाइड ऑफ स्टंप डालोगे तो आप पॉइंट के ऊपर से छक्का खा सकते हो। तो जब आपने ये फील्ड सेटअप कर रखी है, अब यहाँ पे आप ब्लफ कर सकते हो बैटर के साथ। अब उन्होंने ब्लफ क्या करा, उन्होंने एग्जैक्टली छोटी बॉल बाहर फेंकी ऑफ स्टंप के, प्रभ सिमरन ब्लफ पे फॉलो ऑफ कर गए और कट उन्होंने रमनदीप के हाथों में दे दिया। ऐसे आप जो है सेटअप एक क्रिएट करके बैटर के दिमाग में एक थॉट प्लांट करते हो और उसको ऑपोजिट करके उसको ब्लफ करते हो। वैभव के पास ब्लफ करने का ऑप्शन नहीं था बिकॉज उनकी सारी इन स्विंगर्स आई थी। हर्षित राणा क्योंकि शॉर्ट ऑफ लेंथ वॉबली स्विंगर डाल सकते हैं, मोर वेपन्स इन द आर्सेनल, उसके चलते हुए हर्षित राणा को सेम सेटअप से एक विकेट मिल गया, वैभव को नहीं मिला। तो वो एक बेसिकली टैक्टिकल पॉइंट है, कैसे फर्क क्रिएट करता है ये। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जब हम लोग देखते हैं, अच्छा एक और जो बहुत बड़ा पॉइंट था, मैक्सवेल जिस तरीके से आउट हुए हैं, वरुण चक्रवर्ती की गुगलीज को भाई बिल्कुल ही रीड नहीं कर पा रहे यार। वो तो स्क्वायर कट के लिए अपने आप को सेटअप कर रहे थे वहां पर और बैट ऐसे छूट गया उनके हाथ से, अंदर घुस गई बॉल। आई थिंक ये वाला स्पेसिफिक वो था सेटअप जो पूरा आउट हुए थे जिसपे, जहाँ पे लेजेंड जब बॉल डल गई थी उनकी, समहाउ मे बी मैक्सवेल उस तरीके से रेडी नहीं थी उस बॉल के लिए कि आई जनरली सॉ इट कमिंग, कि बॉल टप्पा खाते जैसी हुई मुझे लगा कि अच्छा ये आउट होने वाला है इस बॉल पे, डंडे मारा, हाँ एकदम उस पर मारा था। प्लस बाय द वे पंजाब इतने ज़्यादा आउट ऑफ प्लान हो चुकी थी कि उन्होंने अपना जो इनिशियल प्लान लेके चले थे वो चेंज करना पड़ा एंड सूर्यांश शेगड़े को वो लेके आते हैं एज द इमरजेंसी इम्पैक्ट, व्हिच मेंट कि अब से 5 बॉल आपके पास बचे हैं, आपको जो है मैक्सवेल से एज अ फिफ्थ बॉलर बॉलिंग करानी पड़ेगी। इट वाज अ बिग गैम्बल इन अ लो स्कोरिंग गेम, उसके बाद भी जीत गए, वही तो ग्रेटनेस है इस मैच की। अब हम देखते हैं नारायण आते हैं अटैक में, अब वो अपना जादू दिखाना शुरू करते हैं। पहले तो सूर्यांश को आउट करा, वंस अगेन क्लियरली शोइंग कि बॉल हाथ से रीड नहीं हो रही थी। जितना लेट वो बॉल तक पहुंचे कट करने के लिए और उसके बाद जैसे वो लड़खड़ाए थे, क्लियरली मेंट कि वो ऑफ द पिच रीड करना चाह रहे थे बॉल के टर्न को, हाथ से रीड नहीं हो रहा था वो। तो वहाँ पे ऑफ कोर्स एक नए प्लेयर हैं, अभी उनको एक्सपीरियंस नहीं है, क्या ही कमेंट करें। मार्को एंसन आपको यॉर्क कर देते हैं और डंडे पे लगती है बॉल। रिमार्केबल एक्यूरेसी बाय द केकेआर बॉलर्स, जो सारे बॉलर्स स्टंप से फिनिश करने का जो था। आई थिंक प्रॉब्ली एक पॉजिटिव जो केकेआर ले सकती है इस बची कुची जो भी इन्हें परफॉर्मेंस दी है इसमें, वो यही है कि आपकी बॉलिंग अगेन एकदम टॉप लेवल पे थी। आई थिंक दोनों टीम्स का बहुत सेम वो स्टैंडर्ड रहा है। हाँ, बॉलिंग बहुत ही अच्छी करी, बैटिंग बहुत बेकार करी। तो पॉजिटिव्स तो दोनों टीम के पास भी है, नेगेटिव भी दोनों टीम के पास है। इट्स जस्ट दैट केकेआर की बैटिंग वाज स्टिल वर्स देन पंजाब, आप ये कह सकते हो। एंड आई थिंक कप्तानी में भी भाई शेष वो तो करके दिखाया। सो देन वी सी कि यार अगले अगर हम लोग 10 से 15 ओवर की फेस की बातें करें, अब यहाँ पे जो है 29 रन आते हैं। ऑफ कोर्स नारायण ने विकेट्स निकाले, उसके बाद शशांक जो है वो जो हमारे वैभव नहीं, वैभव क्या
वैभव पे तो आउट हुए हैं शशांक। नहीं, उससे पहले बार्टलेट के साथ इनिंग्स क्रिएट करते हैं 23 रन अच्छा, पार्टनरशिप क्रिएट करते हैं। एंड जो अच्छी बात यहाँ पे ये थी कि दे वर नॉट बैंकिंग ऑन टू मेनी रिस्क्स। एक छक्का मारा शशांक ने कवर्स के ऊपर से, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये मैंने चीज़ पहले ही बोली हुई है कि बचपन में सिखाया जाता है नेट्स में बैटिंग करते हुए, नेट का जो ओपनिंग होती है सामने से जहाँ से बॉलर्स आ रहे होते हैं, कोच यूजुअली सिखाते हैं कि उस नेट की ओपनिंग के थ्रू ही बॉल को निकालो, शॉट मार के वी में खेलो, क्योंकि वो बड़े इजी सिंगल्स हैं जो कि आप असली मैच में स्पिनर्स को हमेशा ले सकते हो स्ट्राइक रोटेशन के लिए। बार्टलेट और शशांक ने एग्जैक्टली वही करा है, कितने सारे सिंगल उन्होंने सामने निकाले। प्लस बार्टलेट एक बड़ा पॉजिटिव इसलिए भी है पंजाब के लिए क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने विकेट भी लिया था बाद में, बट ये नीचा के थोड़ा सा ये बैटिंग भी प्रोवाइड कर सकते हो 10-15 रन का, हाँ थोड़ा बहुत प्रोवाइड कर सकते हैं। बट देन वैभव अरोड़ा बैंग इन द मिडिल कैचअप कर लेते हैं शशांक को, एंड जो 2 विकेट होते हैं आखिर कितने जल्दी गिरते हैं। बार्टलेट और अर्शदीप सिंह जो पता नहीं क्या रनिंग कर रहे थे, इतना लेम रन आउट था यार, वो बहुत ही गंदा था। प्रॉपर मिक्सअप था, बीच में आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठी, बहुत अननेसेसरी रन आउट था। हाँ भाई, मतलब बार्टलेट को अच्छा खासा मिल सकता था, शायद यहाँ से वो 10-15 रन और बना देते तो ये 16 रन की जो विक्ट्री हमें देखने को मिली है शायद 20-25-30 रन की भी देखने को मिल सकती थी। बट ठीक है भाई, अल्टीमेटली इट प्रूव टू बी इनफ फॉर केकेआर। हाँ, मतलब सेकंड इनिंग्स में चलते हैं हम लोग इसी बात पे, क्योंकि अच्छा वरुण चक्रवर्ती मिड इनिंग्स में यही कहते हैं कि 190 के आसपास का था एंड बॉल स्किड काफी कर रही थी एंड ड्यू थोड़ी आनी शुरू हो गई है, तो होपफुली चेज हो जाना चाहिए। कंसिडरिंग दिस देयर इज क्लियरली नो एक्सक्यूज। वैसे पिच कैसी भी हो, ऐसे हारना तो कोई रन भी नहीं बनेंगे क्या अब? हाँ, इतना तो कोई बुरी पिच नहीं होती है यहाँ पे। जो यूएसए की पिचेस थी वर्ल्ड कप में भी, उसमें भी 100 रन तो बन ही रहे थे, इतना बुरा हाल नहीं था। तो यहाँ पे भाई 55 for 2 होते हैं पावर प्ले में। अब 2 विकेट्स बड़ी जल्दी करते हैं। मार्को एंसन जो एक ओवर पिच डिलीवरी फेंकते हैं नारायण को, जो कि कवर्स के थ्रू लॉफ्ट करके चौका मार देते हैं। एंड सबके दिमाग में क्वेश्चन तब आता है कमेंट्री में कि उतने ओवर पिच डाल क्यों रहे हो आप, नारायण को एक ही तो चीज़ आती है। उसके बाद लेंथ को थोड़ा खींचते हैं और स्टंप्स पर डालते हैं, बोल्ड हो जाते हैं। क्विंटन डिकॉक वंस अगेन यार, आप स्लॉग कर रहे हो, लॉफ्ट कर रहे हो, स्क्वायर लेग पे आप दोबारा कैच दे रहे हो, ये हमने कितनी बार देख लिया होता है। प्रॉब्लम है भाई, आधा सीजन निकल चुका है, क्विंटन डिकॉक से वो एक ही मैच विनिंग परफॉर्मेंस आई थी। हाँ। उसके बाद से 7 में से 1 मैच आया। मतलब एक होता है कि आप एक डिसेंट लेवल पे परफॉर्म कर रहे हो, उनने वो एकदम टॉप नॉच पे करता है, उसके बाद से डिसेंट लेवल पे परफॉर्मेंस नहीं आ पाई। उनसे ज्यादा कंसिस्टेंटली नारायण ने परफॉर्म करा। एग्जैक्टली 6 में से 3 मैच परफॉर्म करा है नारायण ने एक्चुअली में, अगर आप देखो, जिनसे आप लोगों को स्पेसिफिकली केकेआर फैंस को वैसे भी ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। तो यार थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता देख के, अगर आप ऑन द अदर हैंड इतनी तरीके से फेल कर रहे होते हो। एक क्वेश्चन आएगा, मतलब नेक्स्ट मैच का जब मंडे को हम लोग प्रीव्यू करेंगे गुजरात और केकेआर का, गुरबाज बैठा हुआ है भाई, गुरबाज या लवनीत सिसोदिया जो भी आप कहो, पर एक शाउट आएगा डेफिनेटली कि कीपर का चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता है। एक लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन भी मिल जाएगा ऊपर, वो आउट हो जाते हैं। बट जिस तरीके से रघुवंशी ने बैटिंग करी है यार, इट पेन्स मी टू सी कि लोग अभी भी कह रहे हैं कि रघुवंशी को हटाओ टीम से। आई थिंक मतलब जो भी कह रहे हैं भाई, आप थोड़ा तो सोच के बोलो, वैसे भी बंदा इंपैक्ट प्लेयर ही भाई, एक्सपर्ट्स भी बोल रहे हैं, एक्सक्रिकेटर्स बोल रहे हैं यार, क्या सोच के बोल रहे हैं रघुवंशी को निकालने के लिए? हाँ भाई, टीम के बैलेंस में उनकी भी उनकी जरूरत नहीं है। ऐसे टाइप की रन चेजेस में तो मतलब आई थिंक वैसे ही बहुत बड़े प्लेयर हैं, प्लस इन जनरल भी जैसी स्ट्राइक रेट वो मेंटेन करके खेलते हैं, मतलब वो रिस्की शॉट्स बिना खेले भी स्ट्राइक रेट मेंटेन करके रखना, इट्स एन आर्ट, एंड वो करके दिखा रहे हैं। वो एक छक्का मारा था लॉफ्ट करके सीधा स्ट्रेट ड्राइव का, उससे पहले पूरा जो मोमेंटम था वो रघुवंशी ने बना रखा था। पहली बॉल पे स्टेप आउट करके रघुवंशी ने शॉट मारा था। गट्स चाहिए भाई। तो उन्होंने एक्चुअली में गेम पूरा वन साइडेड कर दिया था केकेआर के लिए। आपने आधे रन तो पावर प्ले में बना दिए, तब बात हो रही थी कि 14 ओवर में चेस कर देंगे तो टॉप पे आ जाएंगे। अच्छा, ये चीज़ मुझे रहाणे से बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। एक तो पहली बात वो आउट होते हैं, उनको वो डीआरएस लेना चाहिए था क्लियरली, अपने ऊपर उनको ज़्यादा कॉन्फिडेंस रखना चाहिए था। हाँ। इस मामले में कोहली से सीख लो भाई थोड़ा सा। जो प्लम आउट होता है उसमें भी ले लेते हैं वो। पर कोहली वो होता है ना, जब आउट नहीं होता तो नहीं लेते, जब आउट नहीं होता है तो नहीं लेते वो। हाँ, उनको खुद ही पता ही चलता उन्होंने कराएंगे नहीं। बट ये है यार, अगर आप मेन मैन हो टीम के, आपको थोड़ा तो वो करना पड़ेगा अपने आप को। इस बात तो कोहली सही है। ही इज द बेस्ट बैटर ऑफ केकेआर राइट नाउ इन दिस सीजन। जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दिए, एक अच्छे स्ट्राइक रेट पे दिए, बड़े कॉन्फिडेंट लगे खेलते हुए, तो हाँ, आप अगर थोड़ा सा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लोगे, अगर आपको लग रहा है, क्योंकि वो तुरंत वॉक ऑफ करने लग गए थे, रघुवंशी ने आके उनसे बोला था कि आप देख सकते हो। प्लस अगर क्लोज शाउट्स पे तो अंपायर्स कॉल भी हो सकता है, तो रिव्यू बच जाएगा। और इतने छोटे गेम में अपना आधे रन बना दिए तो रिव्यू बचा के करोगे क्या? खत्म करो ना यहीं पे लेकर। आई थिंक बैड कॉल पे रहा ने। प्लस मैच हारने के बाद कहते हैं कि हम तो चेस करने का सोच ही नहीं रहे थे 14 ओवर में। भाई आई डोंट नो, मतलब I don't know whether to criticize him on this or not, क्योंकि I did not like that statement. नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हो सकता है ये झूठ बोला उन्होंने, क्योंकि अगर आप हारने के बाद गंदी तरीके से हारते हो कि और आप कहोगे कि मैं 14 ओवर में चेस करने की बात कर रहा था पहले, तो इट सीम्स इवन मोर एम्बैरेसिंग। तो शायद मे बी उस चीज़ को छुपाने के लिए उन्होंने ये चीज़ बोली हो।
बट अगर ये एक्चुअली में इनका अप्रोच नहीं था कि 14 ओवर में हमें चेस करना है, क्योंकि ऐसा टारगेट आपने कुछ बड़ा था नहीं भाई। 14 ओवर मतलब 84 बॉल्स, उसमें आप 110 रन भी बनाओ। और जितने एक्सपर्ट्स थे वो कह रहे थे अच्छा 10 ओवर में हो जाएगा, 11 में हो जाएगा, 12 में हो जाएगा मैक्स। 8 ओवर में रॉबिन उथप्पा ने कहा था। 8 ओवर में रॉबिन उथप्पा ने कहा था। तो 14 ओवर आपको मिल गए थे, उसमें 111 रन नहीं बनेंगे तो किस में बनेंगे भाई? हाँ, थोड़ा अजीब लगा मुझे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट रहाणे की गलती नहीं है। या एंड इसी के चलते 6 से 10 ओवर के बीच में सिर्फ 17 रन आते हैं। हाँ, चहल मास्टर क्लास भाई, चहल मास्टर क्लास भाई। अब उसके बाद तो जो उन्होंने विकेट लिए हैं, मतलब लेट्स टॉक अबाउट दैट। पहली बात तो वेंकटेश अय्यर साहब, पूरा सीजन निकल गया मुझे बोलते बोलते। अब तो शायद 7 मैच हो गए, अब शायद केकेआर फैंस थोड़ा एग्री करना शुरू करेंगे। हाउ डू यू जस्टिफाई स्पेंडिंग 24 crores when you see Shreyas Iyer, leading the team like that in the same ground? When you see Stark performing so well, when you see Phil Salt performing so well, 3 पिलर्स जो थे टीम के वो अपने वेंकटेश अय्यर के लिए गवा दिए। आई एम सॉरी बट इट डज नॉट मेक सेंस। इतना बुरी तरीके से आउट हुए हैं। मैक्सवेल को राउंड द विकेट वो आ रहे हैं, मिडिल स्टंप की बॉल को आप स्वीप करने जा रहे हो, आपको पता है मिस होते ही वो प्लम LBW हो गए, फिर भी यू चूज टू डू दैट। मतलब जब आप टीम के टॉप साइनिंग होते हैं तो द लीस्ट पीपल एक्सपेक्ट इज कि एटलीस्ट यू विल प्ले बिट रिस्पांसिबली। इस मैच में तो स्ट्राइक रेट का भी कोई चक्कर ही नहीं था। एग्जैक्टली भाई 14 ओवर में 50 रन चाहिए यार, इससे ज्यादा ढीला और क्या खेलना है। मतलब एक टाइम पे तो जेन्युइनली बस ये बात हो गई थी कि भाई भाड़ में गए 14 ओवर में चेस करना, आप रन बॉल खेलो, उसके बाद भी बहुत कंफर्टेबली आप आराम से जीत जाओगे उसको। कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बाउंड्रीज छक्के चौके इन सबकी ज़रूरत ही नहीं है। तो बहुत आराम से यू जस्ट प्ले आउट द इनिंग्स। जैसे मतलब हम लोग फॉर एग्जांपल कह सकते हैं जो दुबे ने करा था। दुबे टुक हिज टाइम, आराम से 100-120 की स्ट्राइक रेट से खेलते खेलते उन्हें जिता दिया अल्टीमेटली। कोई भी बंदा अगर केकेआर की टीम से ये चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को खड़ा हो जाता तो बहुत आराम से केकेआर जीत जाती। और वो विकेट गिरने के बाद भी आपके पास रिंकू, रसल, रमनदीप, जो RRR जो कहते हैं फेमसली बेस्ट फिनिशर्स, वो सारे बचे हुए थे भाई। 30-40 रन नहीं तो रह गए, सबको 10-15 रन ही मारने तो भी जीत जाएंगे हम। तब युजवेंद्र चहल वो बॉल को फ्लाइट करते हैं अपनी एवरेज स्पीड से 13 किलोमीटर स्लो स्पीड पे बॉल थी वो, जिस पर रिंकू आउट हुए। इतनी ज्यादा ड्रिफ्ट करी वो बॉल, रिंकू स्टेप आउट करके भी डिफेंड नहीं कर पाए, कंप्लीटली बीट हो जाते हैं। लवली डिसमिसल यार, मतलब प्रॉपर टेस्ट मैच डिसमिसल हमें देखने को मिला वहां पे। T20 में आप इतनी स्लो बॉल पे बैटर को बीट कर दो, इससे बड़ी जीत नहीं हो सकती एज अ स्पिनर, एज अ रिस्ट स्पिनर मोर पर्टिकुलरली। एंड द वेरी नेक्स्ट बॉल रमनदीप आते हैं, पैडल स्वीप करने का ट्राई करते हैं फुल टॉस को। उसके ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म था कि क्यों करा उन्होंने। आई थिंक शॉर्ट सिलेक्शन पे क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। दैट इज हु रमनदीप इज, एंड एक्चुअली में कंसिडरिंग द सिचुएशन इट वाज अ वेरी सेफ शॉट। जो फील्ड सेटअप थी, लेट्स टॉक अबाउट श्रेयस अय्यर कप्तानी में, स्लिप, सिली पॉइंट, शॉर्ट कवर्स, शॉर्ट मिड विकेट, भाई टेस्ट मैच बना दिया बंदे ने। आप इतने कम रन डिफेंड कर रहे हो, सिर्फ 30-40 रन रह गए बोर्ड के ऊपर, 1 ओवर में गेम चला जाएगा आपके हाथों से। तब आपने 4 फील्डर मुंह के नीचे बैठा रखे हैं। इतनी अग्रेसिव कप्तानी, इतनी करेजियस कप्तानी ना, उसी की वजह से उनको विकेट मिला। आई थिंक केकेआर जो हमने स्टार्टिंग से देखा है, जो उन्होंने पावर प्ले में भी 2 विकेट गवाए थे स्टार्टिंग से। आई नो पावर प्ले जैसे बाय द टाइम इट फिनिश्ड, क्योंकि रघुवंशी और रहाणे ने एक अच्छी पार्टनरशिप बना दी थी, एक डिसेंट आधे रन तो आपने पावर प्ले में बना दिए थे। बट कहीं ना कहीं ये देख के तो लग रहा था कि भाई उनने प्रेशर बना के रखा हुआ है केकेआर के ऊपर। यार इनिशियली इतनी मिसफील्डिंग हुई है शशांक से, वो बार्टलेट भाई साहब ने बॉल पकड़ के थ्रो करने जाया था और वो स्लिप होके ये मैंने जिंदगी पहली बार देखा है। उसके 5 रन मिले क्योंकि ओवर थ्रो काउंट हुआ था वो। भाई उसके बाद भी ऐसी अग्रेसिव फील्ड मेंटेन करना श्रेयस अय्यर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने लिटरली ऑफ कोर्स बॉलर से बहुत अच्छा बॉलिंग करी, लेकिन आपने फील्डिंग से जो हेल्प करी है ना अपनी टीम को, श्रेयस अय्यर की कप्तानी बहुत अंडररेटेड है। मतलब जब आपको ये लो स्कोर्स डिफेंड करने होते हैं तो समटाइम्स या तो आप बहुत डिफेंसिव कप्तानी करते हो या बहुत एग्रेसिव कप्तानी करते हो। एग्रेसिव में हमेशा प्रॉब्लम ये होती है कि अगर वो बाई चांस जल्दी जीत जाते हैं, अगर ये टारगेट 10-11 ओवर में चेज हो गया होता तो सबको लग रहा होता था कि भाई एक जो करना है कर लो, केकेआर ने दिखा दिया आपको करके। बट उसके बाद वो लगातार प्रेशर बना के रखना, एंड दैट इज वाई अल्टीमेटली रिंकू सिंह, रमनदीप भी जब लोग पिच पे आ रहे थे तो खुद इतना प्रेशर फील कर रहे होंगे कि सब तो बैठा रखे भाई इन लोगों ने। सबसे अच्छी चीज लगी जो क्लैरिटी थी श्रेयस अय्यर के पास कि मुझे अटैकिंगली खेल कर ही जीतना है, मैं डिफेंसिवली नहीं जीत पाऊंगा, मैं विकेट नहीं लूंगा, मैं गेम से बाहर हूँ। तो वो बहुत क्लैरिटी उनके हर एक डिसीजन में दिख रही थी, इसलिए उनको चहल से भी ऑन द ट्रॉट 4 ओवर कराए। अल्टीमेटली जब रिंकू आउट होते, वैभव कह रहा हूँ अपने, रमनदीप आउट होते हैं, अब बात थी रसल के ऊपर कि वो कितना खींच सकते हैं इनको। वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा से आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? हर्षित राणा वंस अगेन यार यू एक्सपेक्ट बेटर एज अ बैटर, बट मार्को यानसन को लाया जाता है राउंड द विकेट। वंस अगेन लुक एट द सेटअप बाय श्रेयस अय्यर, 3rd मैन सर्कल के अंदर थे और वो छोटी शॉर्ट रन बॉलिंग कर रहे राउंड द विकेट आ गए।
तो आप हर्षित राणा को टेम्प्ट कर रहे हो कि आप अपर कट ट्राई करो, थर्ड मैन के ऊपर से चौका मिल जाएगा। अब क्योंकि राउंड द विकेट आप बॉलिंग कर रहे हो तो बॉल सारी एंगल होकर बॉडी के अंदर आ रही है, तो आपको इतना रूम मिल नहीं रहा अपर कट मारने का। एक बॉल अंडर एज लगती है, बोल्ड हो जाते हैं, इतने स्मार्टनेस जाती है एक बॉल के पीछे। तो बड़ा ही अच्छा टैक्टिकल सेटअप था। वैभव अरोड़ा अजदी का पूरा ओवर पी जाते हैं, 5 बॉल पेड़ लगा दिए थे भाई उनने। लास्ट बॉल पे वो एज दे जाते हैं यार, डक कर सकते थे, बैट को नीचे ड्रॉप कर सकते थे। बैटर के लिए तो बेसिक एरर्स होते हैं, बट अब वैभव से क्या एक्सपेक्ट करोगे। एग्जैक्टली। रसल ने वो एक ओवर पे चांस दिया था चहल का, उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग फील्ड सेटअप था। देखो 5 फील्डर डीप थे, पांचों के पांचों सीधे चिपका रखे थे फील्डर पांचों। वो रसल ने फिर भी क्लियर करा, 16-17 रन मारे उस ओवर में। उस ओवर के बाद से 17 रन ही रह गए थे। बट फिर जब रसल अल्टीमेटली आउट होते हैं भाई, रसल भी यार मतलब वॉश्ड वाली वो फील्ड शॉट्स आने लगे। मतलब यहाँ से आप जिता सकते थे भाई मैच बड़े, ये आप हीरो बन जाते पूरे। अभी 7 मैच आधे सीजन का पूरा जुर्म आपका पूरा पे हो जाता। ह्यूमिलिएशन बहुत बड़ा वाला आप बचा देते अपने क्लब के सर के ऊपर से। मतलब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लगता है कि भाई धोनी बहुत बेटर फिनिश कर सकते हैं। अरे भाई रसल तो इससे ज्यादा बेइज्जती करो भाई। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तो मैं ज्यादा ट्रस्ट कौन दिखाता है भाई? धोनी चलो मान लो फिनिश नहीं भी करा ना, उनके पास वो गेम है कि वो टिक जाएंगे। हाँ, रसल टिक भी नहीं सकता भाई, ऑल आउट तो नहीं होगा। हाँ भाई वो ज्यादा ही खराब हो गया। 43-year-old जो है, he is doing a better job. Who does not even play international cricket for the past 6 years. सोचने वाली बात है। हाँ, एंड फिटनेस का तो कोई कंपैरिजन है नहीं। हाँ ऑब्वियसली अभी भी। तो ऑल इन ऑल भाई इट्स वन ऑफ द मोस्ट ह्यूमिलेटिंग विंस फॉर केकेआर इन द हिस्ट्री। हाँ इजीली आई थिंक सबसे ज्यादा ही होगी यार। मतलब इससे गंदी कहाँ ही देखी हम लोगों ने। ये 111 रन भी याद नहीं आता ना, हाँ, मतलब होगा क्या पता होगा, बट मतलब 111 भी अगर आप नहीं चेस कर पा रहे तो फिर क्या ही कर पाओगे। बहुत ही गंदी डिफीट है। फैंस कह रहे फिक्स हुआ मैच तो इससे बड़ी तो प्लस डिफीट होनी द गुड थिंग इज कि अब इनके पास एक हफ्ते का ब्रेक है। यूजुअली अगर ऐसी बहुत गंदी लॉस आती है तो यू नीड सम टाइम ऑफ। तो अच्छी बात है कि अब इनके पास एक हफ्ते का ब्रेक है। आई कांट इवन इमेजिन कि रहाने ऐसे ड्रेसिंग रूम में जाके क्या बात बोलेगा। मतलब ऐसे लॉस है तो क्या ही बोल सकता है भाई कोई। चंद्रकांत पंडित क्या करेंगे भाई? हाँ वो क्या करेंगे, स्टंप निकलेगा भाई पता नहीं क्या बात का स्टंप निकालेंगे। बट इन जनरल भी मतलब हाँ ऐसे करके क्या ही बोला जा सकता है ड्रेसिंग रूम में आके। मैं ये कहूंगा बस केकेआर के लिए कि अगर इस जीत के बाद से भी इस हार के बाद से भी टर्न अराउंड नहीं होता ना, तो घंटा कुछ एक्सपेक्ट मत करना टीम। व्हाट इज अ टर्न अराउंड? अगला मैच जीत जाना। रमनदीप ने कहा था कि जब हम पंजाब से 261 चेस खड़ा के बैठे हुए थे, सब बहुत दुखी थे, और फिर शाहरुख खान ने आके कुछ मोटिवेटिंग चीजें कही थी और पूरी वाइब बदल गई थी टीम की उसके बाद से। और मुझे अभी भी याद है उस मैच के बाद से केकेआर जो वो अनब्रेकेबल लगी थी। तो अगले 2-3 मैच में हमें रिजल्ट नहीं दिख रहे ना, तो समझ जाना, हाथ जोड़ देना भाई, ये क्या ब्लंडर ऑफ सीजन रहा है। दिस इज इजीली द मोस्ट ह्यूमिलेटिंग डिफीट बाय अ टाइटल डिफेंडिंग टीम। हाँ ये तो कह सकते हैं उस सीजन में डिफेंडिंग चैंपियन वाले सीजन में जो टाइटल विनिंग टीम रही है, उनके वन ऑफ द वर्स्ट डिफीट्स एवर रही। इतना घटिया टाइटल डिफेंस देखने के लिए थोड़ी ना है। तो केकेआर के लिए यही है, ये टर्निंग पॉइंट होना चाहिए। यहाँ से तो डूबोगे या तो एकदम उछल जाओगे। पंजाब एज ऑफ पंजाब इज कंसर्न भाई, आई थिंक 7 में से 5 मैच जीत चुके हैं अभी लोग, या 6 में से 4 जो भी है। अगर केकेआर नहीं जीत रही भाई, आई एम सपोर्टिंग पंजाब हैंड्स डाउन। रियली हैप्पी फॉर श्रेयस अय्यर एंड जो करेजियस ब्रांड ऑफ क्रिकेट ये खेल रहे हैं। मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी कहा था कि होली ट्रिनिटी में से पंजाब ऐसी टीम लगती है देख के, जो कि लगती नहीं कि 10 साल से क्वालिफाई नहीं करें। वो चैंपियन मेंटालिटी की दे आर कमिंग ऑन द फील्ड टू डोमिनेट, वो फीलिंग आती है इनसे देख के। आई आल्सो वुडंट माइंड पंजाब विनिंग द टाइटल, क्योंकि लवली स्टोरी होगी भाई। आई वुड लव इट अगर श्रेयस अय्यर वो अगेन प्रूव करते हैं अपने आप को एंड जीतते हैं टाइटल। प्लस आई थिंक फर्स्ट कैप्टन इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल जो कि 2 टीम से आईपीएल जीत जाएंगे। ऑलरेडी फर्स्ट कैप्टन है जो कि 2 टीम से फाइनल पहुंच चुके हैं। हाँ बहुत बड़ी बात हो जाएगी। प्लस आई एम वेरी हैप्पी आल्सो फॉर चहल, क्योंकि उनके भी पर्सनल लाइफ में एंड क्रिकेट में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी। अभी तक उनका सीजन भी अच्छा नहीं जा रहा था। यहाँ पे आके 4 विकेट इन अगेंस्ट केकेआर, जो इनका ऑलरेडी उनका रिश्ता अच्छा है काफी केकेआर के साथ। हमेशा वो ऐसे 4 विकेट लेते रहते हैं, चहल और केकेआर लेते रहते हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी कि उनका भी कमबैक हुआ एंड होपफुली उनका सीजन भी यहाँ से ऊपर ही जाएगा। कमिंग नाउ टू द प्रीव्यूज, अब हम बात करते हैं एमआई वर्सेस एसआरएच की गेम। जिन लोगों को आज के गेम का प्रीव्यू चाहिए वो हमने लास्ट पॉडकास्ट में कर लिया था, बाद में आप चेकआउट कर सकते हो। बट हेड टू हेड नैरेटिव्स की बातें करते हैं। दोनों टीम्स जो कि बॉटम 3 का पार्ट है, काफी स्ट्रगल कर रहे थे, बट लास्ट मैच में बड़ी अच्छे फैशन में टिपिकल फैशन में विक्ट्री लेके आए। मुंबई क्लच करते हुए अगेंस्ट डीसी काफी अच्छी विन निकाली है, और एसआरएच से तो मतलब 1 फॉर द एजेस पंजाब के अगेंस्ट जो शॉकर दिया था। आई थिंक दोनों ही टीम अपनी एलिमेंट में वापस आते हुए दिख रही है हम लोगों को। एंड मुंबई एट होम
वुड वांट टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट. मतलब केकेआर को हराया था, आरसीबी का बहुत क्लोज गेम था, वुड वांट टू मेंटेन दैट गुड रन. एसआरएच भाई अगर अब उन्होंने ये चेस कर दिया तो बैटिंग का सारा कॉन्फिडेंस वापस आएगा. मतलब इन दोनों टीम्स के लिए ये कह सकते हैं कि मुंबई भी अभी रिदम में नहीं आई है, एसआरएच भी अभी रिदम में नहीं आई है, तो वो 2 मैचेस ऑन द ट्रॉट जीतना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लस एसआरएच के लिए भी ये भी अच्छा है कि वानखेड़े की पिच है. दे कैन कंटिन्यू बिल्डिंग ऑन देयर गुड बैटिंग परफॉर्मेंस. अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड की बातें करें तो 23 मैचेस इन्होंने आपस में खेले, उसमें 13 बार मुंबई जीती है, 10 बार एसआरएच जीती है. तो बहुत वन साइडेड रिवलरी है नहीं. ऑल्दो लास्ट 10 में से 7 बार मुंबई जीती है और पिछले 5 में से 3 बार मुंबई जीती है. ओके, तो रिसेंट ईयर्स में थोड़ा सा अपर हैंड तो रहा है मुंबई का. लास्ट ईयर एक बड़ा इंटरेस्टिंग गेम हुआ था जो कि आई क्लियरली रिमेंबर वन ऑफ द फर्स्ट गेम्स था जहाँ पे हमने देखा था कि क्या इस साल हम ये एक्सपेक्ट करना चाहिए 250, 260, 270 का. जब मुंबई एसआरएच का मैच हुआ था, मुंबई ने भी 240 समथिंग बना दिया था चेस करते हुए. तो होपफुली अनदर बैंगर ऑफ अ गेम. टॉस जीत के अगर हम लोग कंडीशंस की बातें करें तो चेज ही करना चाहिए. वानखेड़े में इट इज ऑलवेज बेटर कि आप चेस करो. दोनों मैचेस में भी चेजिंग टीम ही जीती है. आई थिंक टॉस इनफैक्ट कुड प्ले अ वेरी बिग रोल डिसाइड करने में क्या अल्टीमेटली रिजल्ट रहेगा. इनफैक्ट दूसरा मैच था मुंबई चेस कर रही थी, वो हार गए थे, बट इट वाज अ वेरी क्लोज गेम. यू नो व्हाट आई मीन. प्लेइंग 11 की बातें करते हैं. आई थिंक कर्ण ओवर विघ्नेश मुंबई के लिए कंफर्म. भाई अभी तक विघ्नेश को इतने अच्छे चांसेस दिए जा रहे थे, कर्ण शर्मा ने आके भाई एक ऐसी परफॉर्मेंस दे दी कि आप उन्हें ड्रॉप कर ही नहीं सकते इसके बाद. हाँ कह सकते हैं यार. ऑल्दो भाई वो ऑप्शन जो भी ये सोल्यूशन था कि कर्ण शर्मा को लाना, वो रोहित शर्मा का था. तो पर हाँ परफॉर्मेंस दे दी तो आप क्या ही मुंह से ड्रॉप करोगे. एक बात है, विघ्नेश की बॉल लेफ्ट हैंडर्स के लिए बाहर निकलेगी, कर्ण के अंदर आ रही है. उनके टॉप 3 लेफ्टीज हैं, तो ये सोच सकते हो. बट आई थिंक आफ्टर दिस परफॉर्मेंस हाउ कुड यू ड्रॉप कर्ण शर्मा. इन सेइंग दैट, क्या रोहित शर्मा खुद होने चाहिए टीम के अंदर? कायदे से तो नहीं होने चाहिए. आई थिंक सबको पता ही है कि अब तक तो उन्हें ड्रॉप हो जाना चाहिए था. उनका भी अब आधा सीजन निकल चुका है, बट ऑब्वियसली ही इज नॉट गोइंग टू गेट ड्रॉप्ड. तो आई थिंक वी हैव टू मेक आवर पीस विद इट एंड वो स्टार्ट क्योंकि विल जैक्स एज अ फिनिशर मतलब बहुत ही बड़ा गैम्बल है. इट्स नॉट वर्किंग, वेस्ट हो रहा है एग्जैक्टली. तो बट स्टिल मेरा आई थिंक रोहित शर्मा होपफुली अगर वो चलते हैं सीजन में एंड फाइनली अगर टेक ऑफ करते हैं एंड अगेंस्ट एसआरएच करते हैं, तो एक हाई स्कोरिंग मैच में रोहित शर्मा का अगर जलवा देखने को मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा. अच्छा ये क्वेश्चन है कि अगर फिर विल जैक्स एज अ फिनिशर ही खेलना तो इससे अच्छा प्रॉपर फिनिशर को ही खिला लो. मतलब रॉबिन मिन्स को जैसे इतना कम भरोसा दिखाया उनके ऊपर. हालांकि बातें ऐसी हो रही थी कि स्टार्ट करेंगे हर मैच में. अंबानी साहब ने खुद ही कहा था. खिलाने को तो खिला सकते हैं. आई थिंक विल जैक्स का वो भी है कि आप ओवर डलवा सकते हो भाई. अगर इफ इट कम्स टू दैट, आप उनसे ओवर भी डलवा सकते हो. तो एक वो 2 ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं. आई डोंट नो भाई, विल जैक्स का ऑब्वियसली पोटेंशियल तो यहाँ पे नहीं निकल के आएगा इस पोजीशन पे, बट ठीक है अगर उन्हें इफ दे वांट टू स्टिक विद इट तो ठीक है. पर मतलब थोड़ा मिसअप तो हो रहा है रोहित शर्मा के फॉर्म खराब होने से. जो टेम्पलेट है इट्स क्लियरली मिसिंग अप. एसआरएच की बातें करते हैं. आई थिंक सेम टीम जो लास्ट मैच में थी. ईशान मलिंगा खेलेंगे फिर. परफॉर्म अच्छा किया था उन्होंने. ये मैं कहूंगा कि इसमें इस टेम्पलेट में रिस्क ये है कि 5 ही बॉलर हैं आपके पास. एग्जैक्टली. नीतीश रेड्डी छठे बॉलर की तरह खेल नहीं रहे इस वक्त. और अभिषेक शर्मा से आप क्या बॉलिंग कराना चाहोगे वानखेड़े पे? बहुत बड़ा सवाल है. तो ये टेम्पलेट के चलते हुए आई थिंक एक आप जो चेंज कर सकते हो, थोड़ा फोर्स होगा, या तो आप अभिनव मनोहर की जगह कमिंदु मेंडिस को ले आओ और फिर एक फॉरनर कम करने के लिए आप ईशान मलिंगा की जगह उनादकट को ले आओ. तो ये आप कर सकते हो. इसके चलते हुए सब टेम्पलेट सेम रहेगा, बस एक स्पिनर और ऐड हो जाएगा. प्लस एक अच्छा स्पिनर ऐड होगा भाई, दोनों हाथ से डालने वाला. उनादकट प्लस एक्सपीरियंस बंदे भी आई थिंक थोड़े अंडररेटेड भी थे लास्ट ईयर. उनादकट को चांस कम भी तो दिए भाई इस सीजन. एक मैच खेला उसका उन्होंने निकाल ही दिया एकदम से. तो अगर आपको ट्रस्ट करना है तो कर सकते हो. आई स्टिल थिंक ये वाला टेम्पलेट बेटर है भाई. एटलीस्ट आपके पास ऑप्शंस तो अवेलेबल हैं. मतलब 5 बॉलर बहुत ज़्यादा रिस्की है. हाँ प्लस वही है कि ईशान मलिंगा जब आए थे तो उन्होंने एक डिसेंट परफॉर्मेंस दी भी थी लास्ट मैच में. तो क्यों हटाओगे? हाँ बट आई स्टिल थिंक दे शुड गो विद दिस लाइनअप जहाँ पे उनादकट और कमिंदु मेंडिस. एक प्रपोजल है ये, आप देख सकते हो इसको. की बैटल्स की बातें करते हैं. आई थिंक अभिषेक शर्मा वर्सेस बुमराह इज द वन बैटल दैट आई वांट टू सी. हाँ सेम. क्योंकि मैं ट्रेंट बोल्ट को रखूंगा ट्रेविस हेड के अगेंस्ट. लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट वो वैसे भी स्ट्रगल करते हैं. तो बोल्ट वर्सेस ट्रेविस हेड. अभिषेक वर्सेस बुमराह. वानखेड़े में जो लास्ट टाइम खेले थे अभिषेक शर्मा 100 मारी थी इंडिया से. तगड़ी 100 मारी थी. आई थिंक बुमराह को अगर वो नलिफाई कर दें भाई, बुमराह इज द अल्टीमेट टेस्ट. अगर आपको वैसा खेलना है, वैसा ब्रांड ऑफ क्रिकेट, और अगर आप बुमराह के अगेंस्ट रन बना दे रहे हो देन इट्स द अल्टीमेट स्टैंप ऑफ लग जाएगा आपका. सक्सेस हो गया आपका. एंड प्लस वो एक मैच के बाद कंटिन्यू कर दे अपना फॉर्म थोड़ा सा 2-3 मैचेस के लिए. अच्छा, तो सोने पे सुहागा इंडिया के लिए भी हो जाएगा. मुंबई की बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक स्काई वर्सेस पैट कमिंस इज द वन बैटल आई वांट टू सी. लेट पावर प्ले एंड दैट 6 to 10th ओवर फेस. यहाँ पे मुझे देखना है कि किस तरीके से पैट कमिंस को डोमिनेट करोगे. बिकॉज
5 ही बॉलर्स होने वाले हैं. अगर पैट कमिंस की पिटाई होगी तो अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हैं हमेशा. छुपा सकते नहीं. छुपा सकते नहीं. या डेथ ओवर्स में आना पड़ेगा फिर उनको. तो ये एक इंटरेस्टिंग ये बैटल होगा. एंड साथ ही साथ तिलक वर्मा वर्सेस जीशान. जीशान ने लास्ट मैच में 6 से 10 ओवर के बीच में 2 ओवर ऐसे डाले थे जिसमें एक भी चौका नहीं आया था. पंजाब वाले मैच में जहाँ पे 240 बने, 2 ओवर में एक भी चौका नहीं आया था. तिलक वर्मा एग्जैक्ट सेम फेस पे शायद बैटिंग करने के लिए आ सकते हैं. क्या वो डोमिनेट कर सकते हैं? उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होगी. ये देखने वाली बात है. प्रेडिक्शंस आई थिंक बहुत मुश्किल है भाई. मुझे भी ये लगता है कि ये मैच प्रेडिक्ट करना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है भाई, क्योंकि दोनों टीम्स आई थिंक टू सम एक्सटेंट एकदम सेम स्टेज पे हैं इस टाइम पे. SRH जो है मतलब उनने इतना अच्छा परफॉर्म करा लास्ट मैच में, बट क्या वो कंटिन्यूटी मेंटेन कर सकते हैं? हाँ, मुंबई इंडियंस ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे हमें 1-2 विंस दिखने को मिली हैं, वो बट टेक ऑफ नहीं करे कन्विंसिंगली. हाँ मतलब वो दौड़ रहे हैं बट वो टेक ऑफ नहीं कर पा रहे हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए भी विन निकालना, प्लस वो घर पे खेल रहे होंगे इस बार. स्टिल भाई बहुत डिफिकल्ट है. आई वुड गो विद एन SRH विन. SRH. हाँ भाई, मतलब जितने अच्छे बैटिंग फॉर्म में हैं, प्लस वानखड़े की पिच उन्हें सपोर्ट भी करेगी. अगर वो एक हाई स्कोर बना देते हैं वहाँ से, फिर आई थिंक MI का निकालना बहुत डिफिकल्ट होगा. ऑल्दो स्ट्रगल कर रहे हैं. हाँ, ऑल्दो आई होप कि रोहित शर्मा फाइनली इस मैच में चलते हैं भाई. कभी ना कभी तो उनका फॉर्म टेक ऑफ होना, ये लॉ ऑफ एवरेजेस उन पे भी हिट होगा भाई. 100 ना भी आए तो 50 मारो, 30 रन मारो, वो 20 रन के मार्क्स से तो ऊपर हटो भाई. वही नहीं हो पा रहा है इस टाइम पे. तो एक डिसेंट परफॉर्मेंस भी आ जाएगी एक अच्छे स्ट्राइकर पे, तो MI को एक अच्छा स्टार्ट देखने को मिलेगा. आई थिंक ऑल्सो दिस कुड बी वन ऑफ दोस गेम्स जो कि काफी क्लोज जाता है. हो सकता है. मुझे भी लग रहा है SRH का चांस थोड़ा ज्यादा है. हाँ, मुंबई थोड़ा एग्जैक्टली टेक ऑफ करेंगे. आई थिंक टॉस कुड बी अ बिग रोल वंस अगेन. क्या पता टॉस जीत जाओ तो मैच भी जीत जाओ. आई वुड वांट टू से मुंबई प्लेइंग एट होम, बट SRH का हाँ थोड़ा अभी जिस तरीके से जीत के आए हैं ना, और तो मुंबई भी क्या मस्त. हाँ भाई, मैं वही कह रहा हूँ, मुंबई भी तभी तो इतना ज्यादा लिटरली ऑन द सेम स्टेज है दोनों टीम्स. I have a slight inkling towards SRH, but अगर तुम SRH कहते हो मैं मुंबई कहता हूँ. ठीक है भाई, ठीक है, let's see what happens. Coming to the last segment, हम लोग बातें करेंगे RCB वर्सेस पंजाब के मैच की. आई थिंक ये तो शायद और भी तगड़ा मैच होगा. RCB अपना 100% रिकॉर्ड मेंटेन करते हुए बोथ अवे एंड एट होम, और पंजाब ऐसी आइकॉनिक विन लाते हुए भाई, मतलब if this win cannot boost your morale then nothing will. हमने बात करी है पिछले कुछ पॉडकास्ट में कैसे कि पंजाब की अगर एक वीकनेस है तो वो उनकी बॉलिंग लग रही थी अब तक. अगर आप 111 डिफेंड करके आ रहे हो तो फिर आपकी बॉलिंग का भी कॉन्फिडेंस एकदम ऊपर होगा, टॉप नॉच. वो SRH वाला जो झटका मिला था बॉलिंग को ना इनकी, उसके बाद से ऐसे इम्पोर्टेंट जरूरत थी कि बॉलिंग निकल के आए. इनकी बॉलिंग के ऊपर सवाल आ रहे थे क्योंकि थोड़ा उन्होंने वो करके दिखाया है. तो नथिंग इज स्टॉपिंग दिस पंजाब टीम नाउ. रिकी पॉन्टिंग ने आके इंटरव्यू में कहा दिस इज परहैप्स वन ऑफ द बेस्ट विन्स आई हैव एवर हैड. वो बंदा कितने वर्ल्ड कप जीता हुआ, वो कह रहा है. बहुत बड़ी बात होती है भाई ये. सो आई थिंक नैरेटिव वाइज दोनों ही टीम्स का नैरेटिव रादर गुड. एंड RCB का बस ये डर है कि घर पे खेल रहे हैं. पहले हेड टू हेड रिकॉर्ड की बातें कर लेते हैं जल्दी से. 33 टाइम्स इन्होंने आपस में खेला है. 17 बार पंजाब जीती है, 16 बार RCB. ओह, काफी क्लोज, बहुत क्लोज है. पिछले 10 मैच में से 5 बार पंजाब, 5 बार RCB. ओ भाई साहब, पिछले 5 मैच में से 3 बार RCB जीती है. और लास्ट ईयर डबल बीट किया था RCB ने. तो रिसेंट ईयर्स में थोड़ा सा डोमिनेशन RCB का रहा है, बट ओवरऑल अ वेरी नेक टू नेक राइवलरी. एंड अगर टॉस और कंडीशंस की बात करें जाए, आई थिंक चिन्नस्वामी मैच है. टॉस जीतो, चेस करो, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है इस बात पे. अभी तक हमने देखा भी है कि दोनों मैचेस में जब चेस कर रही थी टीम तो उनके लिए इट बिकेम रादर इजी. गुजरात एंड DC उतना आराम से जीते हैं. तो आई थिंक चेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. शायद टॉस से आप मैच भी जीत सकते हो, मुझे तो ये भी लगता है. प्लेइंग इलेवन की बातें करते हैं. RCB के लिए आई थिंक सेम टीम ही होगी. हाँ, आई थिंक वही हमेशा एक क्वेश्चन रहता है कि क्या आप रसिक को खिलाओगे या फिर सुयश को खिलाओगे. आई थिंक सुयश को ही खिलाना चाहिए इस टाइम पे. ज़्यादा चेंज वेंज करने की जरूरत नहीं है. बहुत राइटीज उनके वैसे भी हैं मिडिल ऑर्डर में, तो सुयश खिलाना इज नॉट अ बैड ऑप्शन. थोड़ा सा परचेज हमें दिखा भी था जब स्लोअर बॉल्स चल रही थी चिन्नस्वामी पे, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं. रसिक वैसे भी ऑन पॉइंट लग नहीं रहे सैडली, तो और पंजाब की बैटिंग स्पेयर करेगी नहीं उनको. तो माइट एज वेल गो विद सुयश. बट पंजाब के लिए क्या कहोगे? आई थिंक अब सेम पंजाब का भी सेट ही होना चाहिए भाई. इतने अच्छे बॉलिंग अटैक से, क्योंकि बैटिंग में तो आई डोंट थिंक अब कोई चेंज होगा. स्टोइनिस का आप तब भी कह सकते हो कि क्या उन्हें वापस आना चाहोगे इन प्लेस ऑफ जॉस इंग्लिश, बट अगर जॉस इंग्लिश लेके आए हो हाँ तो फिर थोड़ा तो टाइम देना आपको पड़ेगा. एक चीज मैं कहूंगा, सूर्यान जो एज एन इम्पैक्ट प्लेयर था, सूर्य पे विजय कुमार विशक हैंड्स डाउन. आई थिंक वो तो इमरजेंसी सब था ना, तो इधर भी आएंगे ही आएंगे. मतलब नॉट यश ठाकुर.
अच्छा ओके, विजय कुमार विशक चेन्नई स्वामी में खेले हुए हैं, एक्सपीरियंस है पूरा, हैज टू बी देयर। हरप्रीत ब्राक एक अंडररेटेड शाउट रहेगा फॉर विराट कोहली, बट आई स्टिल थिंक थोड़ा टेम्पटेशन मेरा विजय कुमार विशक की तरफ है। फेयर। डेथ ओवर्स में काफी क्रूशियल होंगे यहाँ पे। बाकी लाइनअप आई थिंक सेम ही होगा। सेम होगा। बार्टलेट को भी अब एक मैच के बाद तो क्यों नहीं निकालोगे? प्लस अच्छा खेला भाई। हाँ मतलब विनिंग टीम की बॉलिंग परफॉर्मेंस जो थी, कितने बॉल आउट करे केकेआर को? 90 समथिंग पे। हाँ 95 बॉल आउट किया ना। बताओ 100 से अंदर ऑल आउट कर दिया आपने, तो आप क्यों ही निकालोगे? या तो आई थिंक हाँ सेम टीम रहेगी, बस ये एक चेंज स्ट्रेटेजिकली रहेगा कि विजय कुमार विशक मस्ट बी देयर। एंड आई थिंक कि ऐसी पिच पे तो इतनी बुरी बैटिंग परफॉर्मेंस का नौबत आएगी भी कि एक इमरजेंसी इम्पैक्ट पे लाना पड़ रहा है। की बैटल्स की अगर हम लोग बातें करें तो आई थिंक श्रेयस अय्यर वर्सेस जॉश हेजलवुड इज इजीली द वन दैट आई एम लुकिंग फॉर। शॉर्ट ऑफ लेंस बॉल को आप किस तरीके से डोमिनेट करना चाहोगे, इस मैच में भी ट्राई करता हर्षित राणा को करने का, बट डीप पॉइंट में पकड़े गए थे। हेजलवुड को जितना कैरी मिल रहा है गुड लेंस से, बैकफुट गेम स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, एंड श्रेयस अय्यर दिखा रहे हैं वो चीज़ करते हुए। प्लस एक स्टार्ट ये भी निकल के आया कि श्रेयस अय्यर के मुल्लापुर पे 3 मैचेस हुए हैं, वो तीनों पे वो बड़े चीपली आउट हुए हैं 10 रन से अंदर। और बाहर जो मैच हुए तीनों में उनके, एक में 50 नॉट आउट है, एक में 90 नॉट आउट है, एक में 80 कुछ है। भाई कितनी गंदी बात है हमारे लिए। तो इस मैच में मुझे देखना क्या करते हैं। हाँ। जॉश इंग्लिश को मैं पिच करूंगा सुरेश के अगेंस्ट पे। अब जॉश इंग्लिश ना मेरे लिए बड़े अंडररेटेड प्लेयर है इस वक्त। पहले मैच में चल ही नहीं थे बिल्कुल भी, बट इस मैच में आई वुड लव टू सी हिम फायर। जॉश इंग्लिश कुड बी एन अंडररेटेड गाय। मिडिल ऑर्डर का पूरा नक्शा बदल देंगे। पिछले 1-2 मैच से मिडिल ऑर्डर इनका थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था। चेन्नई वाले मैच से भी शशांक ने खींचा था इनमें आके, मिडिल ऑर्डर चला नहीं था इनका। English could be that guy, and Suresh could be a weak link. Salt versus Arshdeep once again. Salt versus Arshdeep, मैं तो कोहली सोच रहा था भाई कि कोहली is not the danger man. हाँ, Salt is the danger. या तो Salt का आउट कर दिया तो पावर प्ले आपका काफी अंडर कंट्रोल आ जाता है। हाँ मतलब फिर विराट कोहली को लीड करना पड़ेगा, तो पर्टिकल कितना डिपेंडिंग कितना। या बट सॉल्ट अगर चलेंगे तो सिंगल हैंडली लेके जाएंगे। आई थिंक सॉल्ट और अर्शदीप को हम पिच करना चाहते हैं। ऑल्दो क्या हम वो वैसी चीज देख सकते हैं जैसे आज के मैच में सरप्राइज काफी कमेंटेटर्स एंड एक्सपर्ट्स के लिए भी ये था कि अर्शदीप से बॉलिंग स्टार्टिंग में नहीं कराई, यानसन से स्टार्ट कराया था। तो क्या आगे भी ऐसे ही देखने को मिलेगा या अर्शदीप करेंगे? यानसन डेफिनेटली स्टार्ट करेंगे। अब बार्टलेट के आने के चलते वो चेंज मिलेगा शायद हमें देखने को। आई पर्सनली थिंक कि अर्शदीप से स्टार्ट करना चाहिए या सॉल्ट के अगेंस्ट। ही लुक्स लाइक वन ऑफ द सेनर बॉलर्स। एंड लास्टली चहल का कमबैक होते हुए पाटीदार नहीं, मैं एक्चुअली चलो पाटीदार कह सकते हैं। हाँ। मैं पर्टिकल के से पिच करना चाहता हूँ उनको। भाई पर्टिकल तो रहने दो यार बेचारे को। थोड़ा तो जीने दो उसको। बट पाटीदार वुड बी अ ग्रेट मैच क्योंकि स्पिनर्स के बेस्ट खिलाड़ी वहाँ पे, प्लस दोनों इन वेरी गुड फॉर्म राइट नाउ। चहल अगर उनको आउट करते हैं तो फिर वंस अगेन लिविंगस्टन के ऊपर बात आएंगे। रिसेंटली आरसीबी फैंस लिविंगस्टन से खुश है नहीं फॉर सम रीजन। आई डोंट गेट इट वेरी ऑनेस्टली, क्योंकि उसने एक मैच में 50-50 मारे थे, प्लस एक से उनसे बॉलिंग भी मैच है ना वो 6-7 में से, वही बात। हाँ कह सकते हैं यार, मतलब बट जैसे पिछला मैच हम लोग देख लें उसमें तो बात ही नहीं है। मतलब बेसिकली इज क्रिटिकल टू द बैलेंस, जो स्पिन लेके आते हैं। हाँ वैसे भी बैलेंस है, इंपॉर्टेंट थोड़ा एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाते हैं, क्योंकि अगर आपको पर्टिकुलर को टीम में रखना है तो फिर बाकी लोग ऑलराउंडर्स होने जरूरी हैं। तो उसके वजह से परहैप्स, प्लस आपके फिनिशर एक टिम डेविड है जो कि बॉलिंग नहीं करते हैं। तो कृणाल पांड्या, लिविंगस्टन, ऐसे खिलाड़ियों को होना ना क्रूशियल हो जाता है थोड़ा। चहल आल्सो कुड हैव बीन एट आरसीबी भाई दिस सीजन। सबको लग रहा था क्या पता ले लेते, मजा आएगा देखने आके अपना जलवा दिखा दे। एंड एट द सेम टाइम मैंने ये इसलिए मैं सोचा था कि ये पाटीदार और चहल का इसलिए अच्छा हो सकता है क्योंकि वही दोनों बहुत अच्छे फॉर्म में, प्लस कौन सा बंदा किसको डोमिनेट करेगा उसके बेसिस पर डिपेंड कर सकते हैं कौन सा टोटल कितना ऊपर जाएगा। तो प्रेडिक्शन पे चलते हैं, क्या लग रहा है भाई? पंजाब जैसा विन लेके आई है, कैसे मैं ना बोलूं भाई इस टाइम पे पंजाब को। एट द सेम टाइम आरसीबी का ये जो होम ग्राउंड कर्स है इस सीजन कि उनका 100% लूजिंग रिकॉर्ड है, ये भी कभी ना कभी तो चेंज होना ही होना। आई थिंक ये मैच भी वो है ना कि दोनों मैचेस में चेजिंग टीम वो थी विजिटर्स, टॉस पे बहुत ज्यादा, तो इसलिए लग रहा है कि आरसीबी घर पे नहीं जीत पा रही है। ऑल्दो अगर वो चेस करते तो शायद वो भी जीत जाते हैं। हाँ आई थिंक टॉस जीतने का बहुत फर्क पड़ेगा यहाँ पे। आई वुड स्टिल से भाई आरसीबी ले जाएगी। मतलब आई नो कि भाई गट फीलिंग है, आई नो लॉजिकली इट मेक सेंस कि आप शायद पंजाब बोलो, क्योंकि मैं तो पंजाब बोल रहा हूँ भाई। हाँ क्योंकि पंजाब ऐसी विन से लेके आई है, प्लस होम ग्राउंड पे रिकॉर्ड है ही नहीं बिल्कुल आरसीबी का इस टाइम पे। आई स्टिल थिंक कभी ना कभी तो वो चीज़ चेंज हो गया। आई नो टॉस पे बहुत अफेक्ट पड़ेगा। अगर आरसीबी टॉस जीत के बॉलिंग करे तो शायद जीत जाए। बट मैं तो पंजाब को बैक कर रहा हूँ भाई। ठीक है, आई एम बैकिंग आरसीबी डिस्पाइट टॉस हारे जीते भाई। नहीं ऑब्वियसली फिर आप ज़्यादा फेवर करते हो, बट मतलब अगर मेरे को एक न्यूट्रल होके बस ये बोलना है कि मैच कौन जीतेगा, आई नो अब ऐसे तो वही ना कि आप टॉस, तुम रिगार्डलेस ऑफ टॉस कह रहे हो कि पंजाब नहीं, टॉस अगर आरसीबी जीतेगी तो डेफिनेटली एडवांटेज है। हाँ वही ना, तो पर
पंजाब है भाई। हम बेसिकली तो टॉस इस प्रेडिक्ट win कर के रहे बाद हैं यार हम बेसिकली टॉस प्रेडिक्ट कर रहे हैं इस मैच में। हाँ, तो इस विन के बाद तो यार पंजाब मतलब कैसे हार सकती है अगला मैच यार। दे हैव टू विन द नेक्स्ट गेम। आई एम गोइंग विद आरसीबी, यू गो विद पंजाब। देखते हैं। मैं पंजाब के साथ चाहता हूँ। वील सी व्हाट हैपेंस। बाकी फ्राइडे को वीकेंड का भी प्रीव्यू करेंगे और इन दोनों मैचेस की डिटेल में बातें करेंगे। एनी लास्ट थॉट्स फॉर दिस हिस्टोरिक एपिसोड? आई थिंक बहुत मजा आया भाई ये मैच देख के। पंजाब का लेजेंड हम लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, पावर प्ले जैसा गया था, फर्स्ट इनिंग जैसी गई थी। आई वाज वेरी पिस्ड ऑफ कि इन लोगों ने लेजेंड हाथों में दे दिया केकेआर को। एक और वन साइडेड गेम होने वाला था। बट केकेआर, आई लव केकेआर, जो उनने काम करके दिया इस मैच में, जितना एंटरटेनिंग बना दिया। वरना ये जो एनर्जी आपको थोड़ी एक्साइटमेंट वाली दिखी, आई डोंट थिंक ये पॉडकास्ट में आ पाती। आई वुड हैव बीन वेरी पिस्ड कि क्या मैच आपने दिखाया रात को और उसके बाद हमें शूट करने बैठना है। बट जितना हाइप उनने कर दिया कि एकदम हाई पे खत्म हो रही, लाइव स्ट्रीम भी हुई एंड उसी एक्साइटमेंट को लेके इस पॉडकास्ट में भी आए। तो वेरी हैप्पी कि केकेआर ने ऐसा करके दिया एंड होपफुली टू मेनी मोर सच परफॉर्मेंसेस दिस सीजन। सही है, 0 टाइटल्स के बाद घमंड बढ़ा रहता है। ठीक है भाई, चलो ठीक है। ऑन दैट नोट यार, प्लीज पॉडकास्ट को लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए चैनल को अगर आपने ऑलरेडी नहीं करा है तो। हम पॉडकास्ट निकालते हैं हर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे सुबह। आजकल तो सुबह ही निकाल रहे हैं भाई, वैसे रात को 8 बजे होता है वरना। मेंबरशिप ज़रूर लीजिए, हमारी सारी लाइव स्ट्रीम्स मेंबर्स के लिए एक्सक्लूसिवली होती हैं, आपको ज़रूर उनका पार्ट बनना है। और मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी अगले एपिसोड में।